एक दूसरे को ताने मारना या किसी और के थ्रू बात करना, आपको पता है कि सामने वाले को इफेक्ट हो रहा है, फिजिकली मेंटली किसी तरह का अब्यूज़ हो रहा है, इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है। बच्ची थी जो 7 इयर्स की बच्ची का 60 टाइम उसके खुद के ब्रदर ने और उसके ब्रदर के दोस्तों ने जो है सेक्सुअल असॉल्ट किया था उसके साथ, रियल ब्रदर ने। तो पता करने पे, इंक्वायरी करने पे पता चला कि स्कूल के टॉयलेट में एक दिन बच्ची गई थी और वो टॉयलेट का दरवाजा फंस गया और वो बच्ची उसमें आधा एक घंटा बंद रही और वहाँ से वो चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। पेरेंट्स कैसे रिकॉग्नाइज करें कि कुछ एबनॉर्मल है बच्चे के बिहेवियर में? और बच्चे ने मुझे जैसे ही देखा इतना खुश हुआ, उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे और उनकी माँ ने कहा कि मैम आपने इसकी ज़िंदगी बदल दी। तो मैंने कहा नहीं, ज़िंदगी मैंने नहीं बदली, सही समय पे चीज़ें पता चल गई जो बच्चे के साथ इमोशनल डिसरेगुलेशन क्रिएट कर रही थी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट कर रही थी। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आप दो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो खुशी खुशी अलग हो जाइए। कई बार लोग खुशी खुशी अलग हो जाते हैं और बाद में भी फ्रेंड्स की तरह रहते हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है हम हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन हमको उस ह्यूमन बीइंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के केस अभी भी आ रहे हैं। क्या पेरेंट्स का डाइवोर्स बच्चे के इमोशनल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल 100% करता है। इतना ज़्यादा असर करता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनली डिप्राइव महसूस करता है। बच्चे को, जो भी बच्चा है उसको दोनों पेरेंट्स चाहिए होते हैं। माँ का अलग भूमिका होती है और पिता की अलग भूमिका होती है। वो रूट्स नहीं अलग होते हैं। 22 साल के बाद बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन उसके पहले उनको अपने रूट से जुड़े होना बहुत जरूरी। जो एडोलेसेंट आप देखिए जो भी गलत काम करते हैं या रैश ड्राइविंग करते हैं या कोई ऐसा सब्सटेंस। एक पिता जो रोज़ शराब पी के घर आता है और अपनी वाइफ को मारता पीटता है, उसके साथ रहना वर्सेस माँ सेपरेट होने का डिसीजन लेती है, लाइक अ सिंगल मदर रेस करती है, विच इज़ मोर डैमेजिंग टू द चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पिता अपनी भूमिका ही नहीं निभा रहा है, आगे घर में जो है माँ को गालियाँ दे रहा है, मार रहा है, वायलेंस क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ भूमिका तो है ही नहीं। तो जब सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, थ्रेशोल्ड कम होता है, तो बच्चा छोटी सी चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक उसकी पेंसिल भी खो गई तो इतना परेशान हो जाएगा कि उसे लगेगा कि दुनिया ही ख़त्म हो गई। उस बच्चे में क्या हुआ कि उसकी जो मदर थी, शायद उसको कोई मानसिक परेशानी थी, क्या थी, वो बच्चे को बहुत मारती थी, बहुत गलत तरीके से मारा करती थी और फादर निगलेक्ट करते थे, वो अब्रॉड रहा करते थे। तो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा चिंता तनाव तो आ ही गया। ऐसे में कुछ बच्चों में एक तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहता है, जिसे कहते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसे में नॉन सुसाइडल सेल्फ हार्म करने लगते हैं जो क्लाइंट्स होते हैं, कि वो कभी टॉयलेट में गए, उन्होंने अपनी हाथ काट लिया या अपने नाखूनों से स्क्रैच कर लिया अपने आप को। जैसे अभी ये केस आया था एक बच्ची का, जहाँ पे बच्ची की कज़न ने ही बच्चे को धोखा दिया। उसको कहता था कि जो बच्ची कमाती थी, 10th में थी और कुछ वो ऑनलाइन करके कमाती थी, तो उसको मांगता था और ब्लैकमेल करता था। और उसके बाद वो बच्ची ने जब नहीं माना तो एक दिन रात में अपने कजिन, अपने दोस्तों के साथ आके बच्ची को रेप करता है। मगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर को बहुत सारा टाइम लगता है और 100% फिर भी क्योर नहीं होता है। फादर ने ही उसको सेक्सुअल असॉल्ट करना शुरू कर दिया। बच्चा सेंसिटाइज हो गया, रॉन्ग वे में सेंसिटाइज हो गया, उसे ये नहीं पता है कि ये गलत है। वो हमें देखना। तो ऐसे में ज़्यादा काउंसलिंग की जरूरत बच्चे को या उसके पेरेंट्स को? देयर आर प्रॉब्लम पेरेंट्स, नॉट प्रॉब्लम चाइल्ड। परेशान रहने लगा है, पता नहीं क्या हो गया। एक्चुअली बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है और हर माँ बाप सोचते हैं कि हम कोटा भेज दें और इसको वो कर दें, और वहाँ बहुत हाई कंपटीशन है। और बहुत हाई कंपटीशन है जब बच्चे को लगता है कि आपको इतना करना है और बच्चा इतना भी नहीं कर पा रहा है, उस समय बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है और कई बार अपने को हार्म भी कर लेता है। तो हमको जो भी चीज़ डिसाइड करनी है अपने बच्चे के लिए, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसकी स्किल्स के हिसाब से, क्योंकि देखिए एक पान वाला भी लाखों कमा सकता है, एक चाट बेचने वाला भी लाखों कमा सकता है। हो सकता है कि एक पान बेचने वाला गाने गा के बड़े खुश होकर के पान बेच रहा हो और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा हो, और एक IAS ऑफिसर हो सकता है बहुत चिड़चिड़ा हो और अपनी ज़िंदगी अच्छे से ना बीत रहा हो। अपनी माँ को धक्का दे दिया, उसके दांत टूट गए। अब घर वाले लेके आए कि भाई ये बच्चा जो है ये बहुत बदमाश हो रहा है और इसको जो है पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंटी सोशल हो रहा है। तो हमने तो उसका चेक किया तो हमें पता चला कि मल्टीपल अब्यूज़ हुए उसके साथ। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ की कहानी उस दिन से शुरू नहीं हुई जब आपने पहली बार एंजाइटी महसूस की थी, या उस रात से जब आप चुपके से तकिए में आंसू बहा रहे थे? क्या हो अगर ये कहानी उस दिन से भी पहले शुरू हुई हो जब आपने पहली बार सांस भी नहीं ली थी अपनी माँ के कोख के अंदर, जहाँ पहली बार दिल ने धड़कना सीखा, और वहीं आपकी कहानी भी लिखी जा चुकी थी। जब एक माँ अपनी कोख में एक बच्चा पाल रही होती है तो वो सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक रूह को रूप दे रही होती है, और उस माँ के जज्बात
उसकी खुशी, उसका दर्द, उसका स्ट्रेस, उसका सुरक्षित महसूस करना या ना करना, ये सब कुछ बिना शब्दों के बच्चे के शरीर और दिमाग में लिख दिया जाता है। रिसर्च कहती है कि अगर माँ क्रोनिक स्ट्रेस में हो, अगर उसके पास कोई सपोर्ट ना हो, अगर वो डर में हो या ओवरवर्क्ड हो, इमोशनली इग्नोर्ड महसूस कर रही हो, तो जो स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल्स वगैरह उसके बॉडी में बनते हैं, वो डायरेक्टली बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। ये तय करता है कि बच्चा डर के सामने कैसे रिएक्ट करेगा, वो कितना आसानी से ट्रस्ट करेगा और वो प्यार महसूस करेगा या तन्हाई। हम बचपन के ट्रॉमास के बारे में बात करते हैं, लेकिन ट्रॉमा हमेशा बचपन के बाद नहीं आता। कभी कभी ट्रॉमा उस वक्त से शुरू होता है जब एक माँ चुपचाप अपने तकिए में आंसू बहा रही होती है और दुनिया उसे सिर्फ इतना कहती है कि तुम स्ट्रांग हो, तुम संभाल लोगी, लेकिन बिना सपोर्ट के स्ट्रेंथ भी दर्द बन जाता है और वो दर्द गूंजता है। ये ब्लेम करने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। समझने की कि मेंटल हेल्थ एक स्विच नहीं है जो 16 साल की उम्र में फ्लिप हो जाता हो। वो एक फाउंडेशन है जो लेयर बाय लेयर बनता है, कोख से क्रेडल तक और फिर क्लासरूम तक। अगर हम सच में हीलिंग चाहते हैं तो हमें कहानी की शुरुआत तक जाना होगा। मेंटल हेल्थ उस वक्त शुरू नहीं होती जब प्रॉब्लम्स सामने आने लगती हैं। वो शुरू होती है उन जगहों में जहाँ प्यार, सुरक्षा और केयर दिए गए या नहीं दिए गए। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। इट्स एन ऑनर टू हैव यू। मैम, हम कहते हैं कि बच्चे जिस टाइम पे बोल नहीं पाते और उनको लैंग्वेज की ज़्यादा समझ नहीं होती और सिर्फ फीलिंग वाले जोन में होते हैं, क्या उस टाइम पे भी इमोशनल नेगलेक्ट बच्चे के आने वाले सालों को इम्पैक्ट करता है? हाँ बिल्कुल। इवन अगर हम देखें तो माँ के वॉर्म से ही ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अगर माँ जो है उसके पास कोई वाइब्स ऐसी आ रही हैं जो निगेटिव हैं और उसके ब्रेन में ऐसा कुछ हो रहा है कि भावनात्मक जो है कोई ऋणात्मक चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो उसको उसके पूरे ब्रेन पे और उसकी ब्रेन के थ्रू उसकी बॉडी पे इफेक्ट डाल रही हैं, तो बॉडी से कनेक्शन है वॉर्म का, तो वॉर्म जो है वो अफेक्टेड होता है। मदर की सोच से भी अफेक्टेड होता है। महाभारत के काल से भी ये बताया गया है कि अभिमन्यु ने मन में अपने अंदर ही सोच लिया था कि कैसा चक्रव्यूह होता है, समझ लिया था, सुन लिया था। तो जब सुनने जैसी जो प्रोसेस है वो और बड़ी प्रोसेस है, लेकिन भावनात्मक चीज़ें तो तरंगों के रूप में आती हैं। तो माँ जब वॉर्म में बच्चा होता है उसी समय से ही बच्चे को जो भी भावनाएं दे रही होती है, उसके बाद जब बच्चा बाहर आता है और उसको अगर निगलेक्ट किया जाता है या वो ऐसी कुछ चीज़ें देख रहा है जो कि डिस्ट्रक्टिव हैं, देखने में ठीक नहीं हैं, घर में आसपास या कहीं भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन सेंटर होता है, वहाँ पे भी वो फीड होती हैं। और बच्चे के चूँकि ब्रेन डेवलप नहीं होता है पूरी तरह से, तो वहाँ पे भी वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड रूप में कॉन्सेप्चुलाइज नहीं हो पाती हैं, बहुत अजीब तरह से वो स्टोर हो जाती हैं। चूँकि वो बहुत अजीब तरह से स्टोर होती हैं तो बच्चा जो है उसको रिएक्शंस भी उसके अजीब तरह से होते हैं शुरू से ही। तो जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल बिगिनिंग से ही स्टार्ट होती हैं। तो जहाँ से भी डेवलपमेंट हो रहा है, अगर हमें बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, वहाँ से शुरुआत से ही ध्यान रखना होगा। तो मैम, जो इमोशनल नेगलेक्ट हम जिसकी बात करते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एब्यूज़ के फॉर्म में ही आए। तो एक मदर जिसके कोख में बच्चा पल रहा है, वो ऐसा क्या करे कि उसका बच्चा इमोशनली नेगलेक्टेड फील ना करे, या उस मदर के आसपास वाले जो लोग हैं वो ऐसा क्या करें कि बच्चा उस एक्सपीरियंस से ना गुजरे? जैसे कि मदर का ये सबसे ज़रूरी होता है कि सबसे पहले तो सात्विक भोजन करे, प्लस वो जो भी लिटरेचर पढ़ रही है या जो भी चीज़ें देख रही है, वो उनमें ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आपकी सोच पे धनात्मक उसका प्रभाव पड़े। अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ भी डरावनी पिक्चरें देख रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिससे आपके ऊपर वो डर आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, तो आपके अंदर का डर जो है वो आपके बच्चे में भी जा रहा है। तो जब आप सात्विक भोजन करेंगे, आप सही साहित्य पढ़ेंगे और आपके आसपास के लोग के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका बहुत ही ऐसा हो रहा होगा जिसमें वार्म फीलिंग्स आ रही होंगी।
तो आपके बच्चे को भी अच्छा लगेगा। इवन आप मदर्स को चाहिए कि वो अपने वॉर्म से बात भी करें, पॉजिटिव बात करें कि आप जब बाहर आएंगे तो आपका बहुत ध्यान रखा जाएगा, आपको बहुत प्यार से पालेंगे हम, आपको बहुत सारी आपसे बातें करनी है। आप जानते हैं ना, आपको यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हम देने वाले हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारा प्यार देने वाले हैं। तो उस तरह से पॉजिटिविटी जो हम क्रिएट करते हैं वो पॉजिटिविटी इसी धरती पे ही रहती है। और बच्चे के साथ अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो बच्चा तभी से रिलेट करना शुरू कर देता है। क्या हम जो भी बातें कर रहे हैं बच्चा उसको डिकोड कर पाता है या सिर्फ उस बच्चा डिकोड नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे के डिकोड करने में, बच्चे जब बोलना शुरू करता है, जब 2 इयर्स का बच्चा होता है तब उसका जो है स्पीकिंग शुरू होती है, और उसका जो ब्रेन में एक लैंग्वेज एक्विजिशन सेंटर होता है, जैसा मैंने कहा, उसमें फीड होती रहती हैं चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स बोले जा रहे हैं घर में, तो बच्चा जब बोल रहा है तब एकदम से बोलना शुरू कर देता है, पर एक दिन में ही उसके अंदर फीडिंग नहीं हुई है, फीडिंग शुरू से ही होती है, लेकिन उसको जो है वो आउटपुट के रूप में जो निकलता है वो सारा जो ओवरऑल फीडिंग हुई होती है अकॉर्डिंगली उस हिसाब से ही निकलता है। कई बार हम आश्चर्य करते हैं ना कि बच्चे ने किस तरह से बोला, हम लोग तो ऐसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो फीडिंग होते 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 कैसे वो डिकोड होकर के बाहर आएगी ये सारा डिपेंड करता है कि शुरू से कैसी फीडिंग हुई है उसके अंदर। तो लैंग्वेज जो है जब बच्चा बर्थ के बाद ही शुरू होता है उसकी एनकोडिंग, बट जब वॉर्म में होता है तब जो है भावनात्मक जो है वो चीज़ें जो हैं वो वाइब्स के रूप में बच्चे के अंदर जाती ही जाती हैं। अगर कोई मदर वर्किंग है वाइल बीइंग प्रेग्नेंट और वो अपने काम में इनग्रॉस्ड है, क्या ऐसे में भी बच्चा नेग्लेक्ट फील करता है? नहीं, काम में एनग्रॉस करना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन काम में एनग्रॉस करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर एक जीव पल रहा है। तो आप कुछ कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं देखो अब हम टाइप कर रहे हैं, है ना, अब हम इसको टाइप कर लेंगे, कोई बात नहीं। बस एक बात ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा काम नहीं करना है जो स्ट्रेस से रिलेटेड हो, आप खुद स्ट्रेसफुल हो उसे करते समय, आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट हो उसे करते समय, या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो बच्चे को असर डाल सकता है, यानी कि कुछ इस तरह की गॉसिपिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, या सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे पे असर डालती हैं। तो आप उसको रिलेट करते हुए काम कीजिए, उसको पॉजिटिवली चीज़ों को लेते हुए पॉजिटिव काम कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि माँ को छुट्टी लेनी चाहिए, वर्किंग है तो उसे छुट्टी लेनी चाहिए। अगर उसे 6 महीने की जो भी हर सेक्टर में छुट्टी दी जाती है जब बच्ची कोई भी माँ प्रेग्नेंट होती है, तो आपको जो भी मैटरनिटी लीव है उसे ले करके आपको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से वो रियरिंग करनी है। जो भी आप काम करते हैं, भले ही आप गार्डनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, अच्छी बातें करते हैं और अच्छे माहौल में रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सरकार भी और हर सेक्टर में आपको मैटरनिटी लीव दी जा रही होती है। मैम, हमने इंडियन हाउस होल्ड्स में बहुत आम बातें सुने हैं ना, सास बहू कन्फ्लिक्ट है, या भाई नई जगह से आई है बहू भी, उसके अलग तौर तरीके हैं, मदर इन लॉ के अलग हैं। तो इस कन्फ्लिक्ट का आने वाले बेबी पे असर कहीं आपने प्रैक्टिकली देखा हो कि भाई जो बहू थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी बिकॉज ऑफ फैमिली सिचुएशन, और बच्चे में कोई फॉल्ट या डिफेक्ट बन के बच्चा आया, ऐसा कोई केस आपके एक्सपीरियंस? देखिए, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में, इंडियन फैमिलीज़ की बात करें तो कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हों मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ में, लेकिन जब बच्चे की बात आती है तो नॉर्मल पीपल होते हैं वो केयर करते हैं एक दूसरे की, और उन्हें पता है कि इसके अंदर एक जीव पल रहा है। लेकिन कुछ पैथोलॉजिकल फैमिली होती हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, ताकि जो असर है वो माँ पे ना पड़े और माँ के थ्रू बच्चे में ना पड़े। आपने एक टर्म यूज़ करी अभी, पैथोलॉजिकल फैमिलीज़। जी, पैथोलॉजिकल फैमिली में क्या होता है कि बहुत सारे फैमिलीज़ में जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, स्विच बोर्ड कम्युनिकेशन होता है। यानी कि एक दूसरे को ताने मारना या किसी और के थ्रू बात करना, या ये ध्यान नहीं रखना कि किसके सामने बात करनी है, कितनी बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारा ऐसा भी होता है कि कई बार लोगों की स्टाइल होती है वो बात करने की, लेकिन वो अंदर से एक दूसरे को प्यार करते हैं, बहुत सारा इज्जत करते हैं। उसको भी आप पैथोलॉजिकल नहीं कहेंगे। पैथोलॉजिकल वहाँ कहेंगे जहाँ आपको पता है कि सामने वाले को
इफेक्ट हो रहा है, फिजिकली मेंटली किसी तरह का अब्यूज़ हो रहा है, इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, इवन दैट कम्युनिकेशन इज़ कंटिन्यूज। और कई बार आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है जो फिजिकली हो रहा है, जो रियरिंग में ऐसा होना नहीं चाहिए, जैसे कि कुछ गलत संबंध हैं या गलत आदतें हैं, जैसे गैम्बलिंग है या सब्सटेंस अब्यूज़ है, या बच्चों की ट्रैफिकिंग भी होती है कई फैमिलीज़ में। कई बार फैमिली में पेरेंट्स या कोई और मेंबर जो है उसको मेंटल इलनेस होती है जिसका इफेक्ट पड़ रहा होता है, या किसी के अंदर एंटी सोशल बिहेवियर है। तो फैमिली पैथोलॉजी का मतलब बहुत ब्रॉड है। उसमें आप मेंटल इलनेस भी किसी फैमिली मेम्बर्स में किसी को हो सकती है, उसमें कुछ आदतें भी गलत हो सकती हैं, उसमें बिहेवियर भी गलत हो सकता है, उसमें कम्युनिकेशन भी गलत हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट जो वहाँ पे बच्चे पल रहे होते हैं उन पे पड़ सकता है। तो वो फैमिली पैथोलॉजी हो सकती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर पैटर्न ऐसा है कि ज़ोर से आवाज़ करके बोलते ही हैं सारे, तो बच्चा भी ज़ोर से आवाज़ करके बोलेगा। लेकिन बच्चे को बताया भी जाता है कि नहीं धीमे आवाज़ करके बोलना, तो बच्चा इसको अंडरस्टैंड करता है कि हम ज़ोर से बोलते हैं मगर धीमे आवाज़ बोलना ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो बच्चा समझ जाता है। और कई बार बच्चे इस चीज़ को भी समझ जाते हैं कि घर में आके ज़ोर से बोलते हैं मगर जब बाहर जाते हैं तो आराम से बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस वे में उस फैमिली को पैथोलॉजिकल नहीं कहा जाएगा, उसको ये कहा जाएगा कि उनकी कुछ आदतें हैं। जी मैम, पैथोलॉजिकल फैमिलीज़ हमने तो बॉलीवुड मूवीज़ में ज़्यादा देखी हैं, बट आपका क्योंकि एक्सपीरियंस इतना वास्ट है, तो डज सच फैमिलीज़ रियली एग्जिस्ट? डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जहाँ पे बहुत अजीब तरह के फैमिली पैटर्न्स होते हैं। जैसे अभी ये केस आया था जिसमें जो बच्ची थी, जो 7 इयर्स की बच्ची का 60 टाइम उसके खुद के ब्रदर ने और उसके ब्रदर के दोस्तों ने जो है सेक्सुअल असॉल्ट किया था उसके साथ, रियल ब्रदर ने। और उस बच्ची ने जब पहले तो वो कुछ बोल नहीं पाती थी, जब वो 7 इयर्स की हुई तो उसने अपनी मदर से कहा। तो बजाय ये सुनने, उस बच्चे की बात सुनने को, उसके इमोशंस को समझने को, उसके साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ है इस चीज़ को जानने को, इसकी इंक्वायरी करने को, चूँकि मेल डोमिनेटिंग फैमिली थी तो उन्होंने बच्ची को मारा, बहुत मारा, और कहा कि तुम अपने भाई पे गलत इल्ज़ाम लगाती हो। और इतना ज़्यादा उसको निगलेक्ट करने लगे कि बच्ची ने एक दिन घर से भाग गई बाहर। और भागने के बाद उसने कहीं और जाके कुछ ऐसे काम किया, किसी की दुकानों पे या घरों में जाके, और बाद में वो एयर होस्टेस तो बन गई, उसने जॉब भी छोड़ी, लेकिन उसको बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी जैसे ट्रेड्स आ गए और इनसिक्योर और फील करने लगी, और इमोशनली स्टेबल नहीं फील करती थी वो बच्ची। उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ा मेंटल हॉस्पिटल में। कैसे पहुंची? उसका कोई फ्रेंड लाया शायद उसको उसने कहीं पढ़ा या अवेयर हुई, वो खुद ही अकेले आई थी अपने ट्रीटमेंट के लिए कि उसको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जॉब भी छूट जाती है और कहीं भी मन नहीं लगता है, हमेशा मन परेशान रहता है, जबकि अब इंडिपेंडेंट हो चुकी है। तो इतने पुराने ट्रॉमा को ठीक करने में हाउ मच टाइम डिड इट टेक? टाइम लगता है। देखिए, ट्रॉमा, हर तरह का ट्रॉमा ठीक किया जा सकता है। ट्रॉमा ठीक करने में भी एक ही चीज़ ज़रूरत होती है, वो है कोऑपरेशन। अगर पेशेंट अकेले है तो पेशेंट का कोऑपरेशन, पेशेंट के साथ आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग, पेशेंट के साथ आपका रेपो फॉर्मेशन। अगर ट्रस्ट बिल्डिंग हो गई है तो पेशेंट हर बात वो सुनता है जो थेरेपिस्ट कहता है, या उस पर अप्लाई करता है डिफरेंट टाइप की थेरेपीज़। और साथ साथ में अगर आप फैमिली में रहता है जो पेशेंट है या क्लाइंट है, तो वो फैमिली का सपोर्ट, कैसे फैमिली सपोर्ट करती है। आप पता चला 1 घंटे की थेरेपी करके जा रहे हो, भेज रहे हो उसे, और 23 आवर्स उसको फिर से टॉर्चर मिल रहा है, एक्सप्रेस इमोशंस मिल रहे हैं वहाँ पे, तो वो फिर से रिलैप्स हो जाता है बच्चा। तो फैमिली का कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट जो है उसका कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। मैम, कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं देती है। तो अगर कोई बच्चा रो रहा है या रोए जा रहा है या गिर गया तो हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, अपना रो पिट के वो खुद ही चुप हो गया, क्या ये सब भी इमोशनल नेगलेक्ट में आते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। आपने जो सवाल पूछा, बच्चा रो रहा है, एक रो रहा है बच्चा जब बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है क्योंकि वो परेशान है, वो कुछ कहना चाहता है और माँ नहीं सुन रही है। ऐसे में अगर आप उसको इमोशनली निगलेक्ट करोगे तो उसका इमोशनल रेगुलेशन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। उसे ये नहीं पता है कि दुखी होने पे रिएक्शन कैसे करते हैं, दुखी होने पे क्या करते हैं। उसका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो इमोशनल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इस चीज़ को कंसेप्चुलाइज नहीं कर पाएगा कि जब परेशान होते हैं कि रोते हैं या अपने मन में ही रख लेते हैं बात। तो ये तो हो गई जब बच्चा परेशान, वाकई में परेशान है। लेकिन
कई केसेस में ऐसा होता है कि बच्चा जिद्दी होता है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं जिद करके ज़मीन में लेट जाते हैं, सोचते हैं कि हम जिद करेंगे तो उनकी जो है डिमांड पूरी होगी। तो अगर आप उस समय जब बच्चा जिद करता है और उसकी कोई भी बात पूरी करते हैं तो वो उसका बिहेवियर रीइंफोर्स हो जाता है। तो हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन में सिखाते हैं कि बच्चे को रीइंफोर्स नहीं करना है, वेट फॉर द एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। जब बच्चा एप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है, जैसे बच्चा जिद कर रहा है, ज़मीन में लेटा जा रहा है, तब आप कुछ मत बोलिए और आप बस एक लाइन बोलिए कि बेटा जब आप तरीके से बात करेंगे तब हम आपकी बात पूरी करेंगे। और जैसे ही बच्चा एप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है तब आप आपकी बात ध्यान से सुनते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस जो है पेरेंट्स को समझना होगा कि वाकई में आपका बच्चे के इमोशंस को आपको पहचानना आना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। और निगलेक्ट आप किसी भी सूरत पे नहीं कर सकते। जिद कर रहा है तो यू शुड रिकॉग्नाइज कि बच्चा जिद कर रहा है और मैंने आदत बना दी है उसकी जिद को पूरी करने की, या बच्चा रो रहा है तो देयर माइट बी समथिंग आई शुड लिसन इट, वो भी देखना पड़ेगा। आजकल मैंने देखा है कि बच्चे चॉकलेट्स और चिप्स और फ्रूटी इनके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड भी करते हैं और पेरेंट्स लाके फुलफ़िल भी करते हैं। तो ऐसे में अगर बच्चा ज़िद करे, आप उनको कैसे नेविगेट कर सकते हो दूसरे तरह से? देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती तो पेरेंट्स की है, क्योंकि हम लोग ही ला करके देते हैं उन्हें सब चीज़ें और उसके बाद हम ही कहते हैं कि ये सब मत खाओ, ये नुकसान करता है। तो पहले ज़माने में जैसे होता था, पूरा खाना खाया करते थे बच्चे और घर के ही खाने का ही स्वाद जानते थे। कभी वंस अ वाइल कोई चीज़ दिला दी उन्हें, तो हमें उस चीज़ को कंट्रोल अपने लेवल पे इन चीज़ों को करना चाहिए कि आपको पूरा खाना खाना पड़ेगा, या हफ्ते में 2 दिन आप ये चीज़ें खा सकते हैं, या हम महीने में 1 बार कहीं जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि रूटीन में रोज़ ही आपको ये चीज़ें खानी है या करनी है। वो हमें अपने लेवल पे ही कंट्रोल करना होगा। और अगर हम खुद ही ला के दे रहे हैं तो फिर सबसे बड़ी गलती तो हमारी ही है ना। फिर बच्चे को फिर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? नहीं भी ला रहे तो कोई ना कोई मिलने वाला आते हैं, बिल्कुल, वो दे जाते हैं वो दे जाता है। तो उसमें भी आप रख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आज आप एक ले लीजिए, अभी आप ये नहीं ले सकते, या कुछ चीज़ें आप दूसरे बच्चों को शेयर करके खाइए। चलते हैं, किसी को दे के आते हैं छोटे बच्चों को हम, तो उनको शेयर करने की आदत डालनी चाहिए शुरू से। अब हम पीयर प्रेशर की बात करते हैं एडल्ट एज ग्रुप में, पर क्लास में जब सब बच्चे ही ला रहे हैं टिफिन में चिप्स और पास्ता आ रहे हैं, तो फिर बच्चों की डिमांड होती है कि वहाँ पे उसकी मम्मी ने तो दिया, आप नहीं दे रहे, आप प्यार नहीं करते मेरे से। तो उस वैक्यूम को हम कैसे फुलफिल? उस वैक्यूम को हमारे टीचर्स बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं। आजकल स्कूल्स में ये हो गया है कि टीचर्स कहते हैं कि महीने में 1 दिन या किसी फ्राइडे को आप ऐसा टिफ़िन ला सकते हैं, आपको हेल्दी खाना ही लाना है। और फ्रूट्स का भी टाइम होता है। मेरे बच्चे के स्कूल में तो ऐसा है कि फ्रूट का टाइम होता है, इसमें आप फ्रूट खाइए। और आपके लंच में आप ऐसी चीज़ें नहीं लाएंगे, आपको कोई एक दिन बताया जाएगा, उस दिन आप ला सकते हैं। तो दैट कैन बी कंट्रोल एट स्कूल लेवल। क्या आपके पास 5 साल तक की उम्र का कोई बच्चा, कोई पेरेंट लेके आया हो फॉर साइकोथेरेपी, ऐसा कोई केस है? बहुत सारे केस आए हैं 5 साल की उम्र के। और यहाँ बताना मुश्किल है क्योंकि हर तरह की प्रॉब्लम्स लेके बच्चे आए हैं। मेरे पास एक बच्ची आई थी जो बिल्कुल बोल नहीं रही थी, एकदम भी नहीं बोल रही थी, और समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या प्रॉब्लम हुई है। और प्रॉब्लम ये थी कि उसकी मदर की मैरिज जिससे हुई थी, वो क्या करते थे, अपने घर में बहुत सारे फ्रेंड्स लाते थे, उनके साथ सब्सटेंस लेते थे। और हद तो तब हो गई जब अपने साथ फ्रेंड्स से वो कहने लगे रिलेशनशिप के लिए, अपनी वाइफ के लिए। तो एक दो बार ऐसा होता था, वो ज़बरदस्ती करते थे या मारते थे। तो बच्ची देख रही होती थी 4.5 ईयर्स की, तो ये बिल्कुल रोने लगती थी, चीखने लगती थी। और इसको लगता था कि अब मुझे अपने आप को अलग कर लेना चाहिए क्योंकि मेरी बच्ची पे इसका असर पड़ रहा है। ऐसा कुछ हुआ कि उस जो उसका हस्बैंड था उस लेडी का, उसने कुछ ऐसा काम किया एंटी सोशल कि उसको जेल हो गई। और जेल होने के बाद ये बच्ची थोड़ी परेशान थी, लेकिन ये नानी के घर आ गए और सेपरेशन के लिए केस इन्होंने फाइल कर दिया अपने डिवोर्स के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बच्ची अचानक बोलना बिल्कुल बंद हो गया। तब हमारे पास आया इसको लेके, तो हमने एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी होती है हमारे यहाँ, जिसके थ्रू हम जान लेते हैं कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो हमने ये जाना कि बच्चा कहीं लॉक हो गया है, और बाकी जो सारी कॉन्फ्लिक्ट्स तो उसके अपनी जगह पे हैं, साथ में कहीं बुरी तरह से लॉक हुआ है। और जो इनसिक्योरिटी आ रही थी कि पापा मम्मी को मारे दे रहे हैं, अंकल्स मम्मी को मारे दे रहे हैं, वो इनसिक्योरिटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच गई जब बच्चा कहीं लॉक हो गया है। तो पता करने पे, इंक्वायरी करने पे पता चला कि स्कूल के टॉयलेट में एक दिन बच्ची गई थी और वो टॉयलेट का दरवाज़ा फंस गया और वो बच्ची उसमें आधा 1 घंटा बंद रही और वहाँ से वो चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना।
तो इस चीज़ के लिए फिर रोल प्लेस किए गए, उसके साथ थेरेपी की गई, उसको या उसके डर को धीरे धीरे क्या किया, डिसेंसिटाइज किया गया डिफरेंट डिफरेंट प्ले थेरेपी के थ्रू, और उसके बाद वो बच्ची ठीक होना शुरू की। साथ में कुछ मेडिसिन भी दी गई एंजाइटी के लिए। मैम और कोई ऐसे ही छोटे एज ग्रुप का केस, क्योंकि नॉर्मली उस एज ग्रुप के बच्चे नहीं पहुंच पाते या लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती, जैसे आपने बोला कि बोल रहा था बच्चा और अचानक बोलना बंद कर दिया, तो अगर ये मैनिफेस्ट करेगा लाइक क्लिनिकल सिम्टम, या पेरेंट्स कैसे रिकॉग्नाइज करें कि कुछ एबनॉर्मल है बच्चे के बिहेवियर में? ये तो मैंने आपको पैथोलॉजिकल फैमिली का केस बताया था। अब ये नॉर्मल के फैमिली का केस बताती हूँ। एक फैमिली थी, उसमें क्या था कि जो बच्चा जैसे ही हुआ उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत उस पर ध्यान रखते थे, उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे पेरेंट्स। जब बच्चा 5 ईयर्स का हुआ तो पेरेंट्स ने क्या किया कि उनके एक और बेबी हो गया। जब एक और बेबी हो गया तो उसी बच्चे को ही वो माँ गोद में लेती थी। इस बच्चे को जब भी वो पास में आता था उसको झड़क देती थी, भगा देती थी, तुम जाओ अपना काम करो, अपना पढ़ाई करो। मतलब पूरे टाइम फुल टाइम वो जो बच्चा पूरी तरह से प्यार पा रहा था वही बच्चा पूरी तरह से निगलेक्ट करना शुरू हो गया। इवन पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स को इस चीज़ का एहसास भी नहीं था कि हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। मतलब वो जाने अनजाने में ही ऐसा हो रहा था। फिर वो पेरेंट्स, वो बच्चा जो है वो क्लास में कुछ लिखता नहीं था, कि वो फर्स्ट या सेकंड में था, वो कुछ लिख नहीं पाता था, पूरा पूरा कॉपी ऐसी छोड़ देता था। तो स्कूल से कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई। और जब मेरे पास वो बच्चा लाया, उन्होंने एक्चुअली वो मेरे पास लाए थे कि आप इसे कुछ पढ़ा दीजिए, कुछ कर बता दीजिए। तो मैंने जब उस बच्चे को देखा तो पूरा उसके हाथ पैर पूरे ठंडे थे, नमनेस थी बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगा इस बच्चे को एंजाइटी है। मैंने कहा कि मैं इनको, आप जो कह रहे हो टीचिंग तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं इनकी साइकोथेरेपी करना चाहूँगी। इस बच्चे के अंदर कुछ मुझे परेशानी दिख रही है। शुरू में बच्चा माँ को पकड़ के बैठता था, बहुत डरा डरा सा, सहमा सहमा सा रहता था। धीरे धीरे मैंने उसकी साइकोथेरेपी शुरू की और बच्चा खुलना शुरू हो गया। उसकी सारी प्रॉब्लम समझ में आनी शुरू हो गई। पेरेंट्स की काउंसलिंग की बहुत अच्छे से। पेरेंट्स को बहुत एहसास हुआ कि ये बहुत गलत हो रहा था उनके साइड से। उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और चीज़ें सुधरनी शुरू हो गई, और बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो किया और बाद में IPS ऑफिसर बना। और मुझे मिला वो 15-16 ईयर्स में, बाद में दोबारा 8-10 साल बाद। और उनकी मदर ने मुझे पहचाना, कहा एक बार उस बच्चे से मिल लीजिए, और वो भाग के मेरे पास आई। और बच्चे ने मुझे जैसे ही देखा इतना खुश हुआ, उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। और उनकी माँ ने कहा कि मैम आपने इसकी ज़िंदगी बदल दी। तो मैंने कहा नहीं, ज़िंदगी मैंने नहीं बदली, सही समय पे चीज़ें पता चल गई जो बच्चे के साथ इमोशनल डिसरेगुलेशन क्रिएट कर रही थी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट कर रही थी, वो सही समय पे पता चल गई और बच्चे की हेल्प हो गई। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका आपस में डिस्कॉर्ड है, और जिस टाइम बच्चे सोते हैं तब वो अपने डिफरेंसेस डिस्कस कर रहे हैं या झगड़ रहे हैं, और उनको लगता है कि शायद बच्चे को कुछ पता नहीं लग रहा। तो इस तरह का कोई केस आया है आपके पास जहां आपने देखा हो कि भाई बच्चा 5 ही साल का है और पेरेंट्स को लग रहा है बच्चे को कुछ नहीं पता, या वो सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं और बच्चे को नहीं पता, बट बच्चे को उसका एहसास भी और उसका इम्पैक्ट भी है, ऐसा कोई? बिल्कुल, आपके अंदर जो भी वाइब्स हैं वो हमेशा उस एनवायरनमेंट में भी रहती हैं। कहते हैं कि अगर आप पानी भी पी रहे हैं, अगर आप नेगेटिव वाइब्स के साथ पी रहे हैं तो उसका बहुत ख़राब असर पड़ेगा। क्यों हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें खाना नुकसान कर जाता है, डालते तो वही मसाले वही चीज़ें हैं वो लोग, क्योंकि कौन बना रहा है, किस वाइफ से बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो कम्युनिकेशन है या कोई भी चीज़ें हैं, इवन मेंटल स्टेट आप दो लोगों का जो है, वो बच्चे का जो भी उस एनवायरनमेंट में रह रहा है उस पर उसका इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आप दो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो खुशी खुशी अलग हो जाइए। कई बार लोग खुशी खुशी अलग हो जाते हैं और बाद में भी फ्रेंड्स की तरह रहते हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है हम हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन हमको उस ह्यूमन बीइंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के केस अभी भी आ रहे हैं। तो जो झगड़ा लड़ाई है, जो भी चीज़ें हैं, वो कभी भी किसी चीज़ को पॉजिटिव नहीं बना सकती। और अगर हमें कोई बात भी करनी है तो हमें बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए, ये तो मैं एग्री करती हूँ। बच्चे समझ जाते हैं क्या सोते हुए? बच्चे ले बिल्कुल, कोई भी वाइफ्स तो आती हैं, वाइफ्स तो आती हैं, क्योंकि आपका हिंदू मेंडोलॉजी में भी ये कहते हैं कि आपका जो मन है वो आपका एक मन तो सो जाता है, लेकिन आपका एक मन जागृत रहता है। आपके सोते समय भी आपका एक अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हमेशा आपका जगा हुआ होता है। क्या पेरेंट्स का डाइवोर्स बच्चे के इमोशनल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल 100% करता है। इतना ज़्यादा असर करता है कि बच्चा
बहुत ज़्यादा इमोशनली डिप्राइव महसूस करता है। बच्चे को, जो भी बच्चा है उसको दोनों पेरेंट्स चाहिए होते हैं। माँ का अलग भूमिका होती है और पिता की अलग भूमिका होती है। पिता जो है वो इस तरह की भूमिका निभाता है कि नहीं, हमें स्ट्रगल करना है, हमें चीज़ों को करना है, हमें बोलता नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं उससे बच्चा सीखता है समाज में कैसे लड़ना, कैसे स्ट्रगल करना है। माँ से वो अनकंडीशनड लव सीखता है, कैसे अगर उसने लव सीखा है तो समाज को, सोसाइटी को भी लव देगा। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं होता है तो बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि प्राइमरी केयर गिवर्स की भूमिका कोई और नहीं निभा सकता, कितना भी हम कह लें। तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन चीज़ों का। अब इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ कैसे करते हैं जो लोग अलग हो जाते हैं, ये देखना है, क्योंकि बच्चा कितना मैच्योर हो गया है, कितना बड़ा है, कितने साल का है। अगर बच्चा 22 ईयर्स क्रॉस कर गया है तब तो शायद इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन 22 ईयर्स तक बच्चे के अंदर बहुत इमोशनल जो है नीड होती है, बहुत ज़्यादा उनको अपने प्राइमरी जो रूट्स होते हैं उनके साथ जुड़े रहने की आदत होती है। वो रूट्स नहीं अलग होते हैं। 22 साल के बाद बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन उसके पहले उनको अपने रूट से जुड़े होना बहुत जरूरी। जो एडोलेसेंट आप देखिए, जो भी गलत काम करते हैं या रैश ड्राइविंग करते हैं या कोई ऐसा सब्सटेंस में रहते हैं, उनको डिप्राइवेशन फील होता है और वो लोग अपने रूट से जुड़ के भी नहीं जुड़े होते हैं। इसकी वजह से वो गलत सर्कल्स में पड़ जाते हैं, गलत लोगों से जुड़ जाते हैं, इसलिए वो गलत काम कर रहे होते हैं। अगर रूट से कोई जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर वो संस्कार जिसे कहते हैं वो आते ही आते हैं, तो उसके अंदर वो वैल्यूज़ के रूप में रहते ही रहते हैं। और बच्चा सिर्फ आपके कहने से नहीं सीखता, बच्चा आपको देख के सीखता है। हम जो कर रहे होते हैं, बच्चा उन चीज़ों को देख रहा होता है और सीख रहा होता है, वो संस्कार बन रहे होते हैं उसके। एक पिता जो रोज़ शराब पी के घर आता है और अपनी वाइफ को मारता पीटता है, उसके साथ रहना वर्सेस माँ सेपरेट होने का डिसीजन लेती है, लाइक अ सिंगल मदर रेस करती है, विच इज़ मोर डैमेजिंग टू द चाइल्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पिता अपनी भूमिका ही नहीं निभा रहा है, आगे घर में जो है माँ को गालियाँ दे रहा है, मार रहा है, वायलेंस क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ भूमिका तो है ही नहीं। अगर मान लीजिए वो भूमिका उसको मिलती है अपने दादाजी से या नाना जी से या चाचा जी से, किसी और से, तो वो एक्चुअली वो बायोलॉजिकल फादर कहलाएगा, वो रियल फादर नहीं कहलाएगा। फादर का मतलब जो फादर का रोल प्ले करे। तो अगर वो रोल प्ले ही नहीं कर रहा है, इवन उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव इमोशंस क्रिएट कर रहा है। हमारे अंदर ब्रेन में एक पार्ट होता है एमाइगडाला, वो जितने भी निगेटिव इमोशंस हैं वो जब बहुत ज़्यादा आने लगते हैं तो वो अपने साइज़ में और अपने इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और फिर वो चूँकि डिस्ट्रक्टिव रूप में इमोशंस को लेता है तो क्रिएट भी डिस्ट्रक्टिव इमोशन करता है। तो अगर ब्रेन पे उसका इम्पैक्ट एडवर्स पड़ रहा है तो हमें फिर ऐसे ही सूरत में तो अलग ही होना चाहिए। यहाँ पे हेल्दी फैमिली का अलग होना गलत कहा गया है। अगर अनहेल्दी फैमिली है तो अलग होना फ्रूटफुल है। हाँ, बट उस केस में या तो कोई और फादर की भूमिका निभा रहा होता है, यानी फादर का रोल प्ले कर रहा होता है, या मदर ही फादर और मदर दोनों का रोल प्ले कर रही होती है। जी मैम, आजकल हम देख रहे हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं और दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो ऐसे में क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, या क्या चैलेंजेस हैं जो आप, जैसे थेरेपी के टाइम पे बच्चे आते हैं तो आप देखते हो कि जहाँ दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द चाइल्ड? देखिए, बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे का लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बच्चे का एनर्जी कैसे चैनलाइज हो रहा है, कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर बच्चों की एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रही है तो वो, हमारे अंदर एक दो तरह की एनर्जी होती है, एक लाइफ इंस्टिंक्ट होती है, एक डेथ इंस्टिंक्ट होती है। अगर हमने एनर्जी को पॉजिटिव तरह से चैनलाइज नहीं किया तो वो निगेटिव तरीके से डिस्ट्रक्टिव वे में जाना शुरू हो जाएगी, यानी कि बच्चा तोड़ फोड़ करेगा, कुछ भी करेगा, उसको तो अपनी एनर्जी निकालनी है, किसी तरह से भी उसको चैनलाइज करना है। तो अगर आपका पेरेंट्स न्यूक्लियर फैमिली में है और आपने कमरे में बंद कर दिया या आपने क्रच में बंद कर दिया, जहाँ पे उसको सुला देते हैं या कुछ भी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, कोई भी बोलता नहीं है, कोई भी रिलेट नहीं करता है, वो एनवायरनमेंट उसे नहीं मिलता, तो बच्चा मैकेनिकल होता चला जाता है। एक हमारे यहाँ डिसऑर्डर होता है स्किज़ॉइड डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है, यू कैन नॉट नाइदर यू मेक द रिलेशनशिप और नॉट यू इनिशिएट द रिलेशनशिप नॉर यू मेंटेन द रिलेशनशिप। तो क्या होता है, जब बच्चा मैकेनिकली रोबोट की तरह पल रहा होता है कि उसको बैटरी चार्ज की और उसने किसी भी तरह से अपनी एनर्जी को किसी भी गलत या सही तरीके से चैनलाइज करने का शुरू कर दिया, तो कोई वे, कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो है हमारा ज़रूरी है कि अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो हमें एश्योर होना चाहिए कि बच्चे को ऐसी जगह पे छोड़ें जहाँ पे कुछ इमोशनल एक्टिविटीज़ होती हों, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हों जो फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हों, कुछ योगा होता हो, कुछ मेडिटेशन होता हो,
कुछ हर चीज़ें जो होती हूँ वो बच्चे को शेप दे रही हूँ, उसके पर्सनालिटी को शेप दे रही हूँ। और नहीं तो जॉइंट फैमिली हमेशा से बेटर रही है। जॉइंट फैमिली में कोई ना कोई लोग होते हैं और बच्चों को अच्छा एक्सपोजर मिलता है। और उसके बहुत सारे अलग पहलू भी हैं। कुछ पैथोलॉजिकल फैमिली में गलत चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अगर हेल्दी फैमिली है तो जॉइंट फैमिली हमेशा बेटर रहती है, क्योंकि उसमें बच्चे को हर तरह से पॉजिटिव वे में उसका एनर्जी चैनलाइज होता है। वो खेल सकता है अपने कजिन्स के साथ, या कजिन्स के साथ कुछ सीखने के लिए जा सकता है, कुछ कर सकता है। साथ में बहुत सारे लोग बात करने के लिए हैं, बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं जो उससे सीख सकता है। दादी पूजा कर रही हैं, बाबा जी कुछ किताब पढ़ रहे हैं, पापा जो है ऑफिस जाते हैं, मदर क्या कुछ काम करती हैं, तो वो देख करके इन चीज़ों को रिलेट करता है कि ये भी किया जाता है, ये भी किया जाता है। कोई अगर आपके फैमिली में जो लेडी खाना बना रही हैं, चाहे वो मदर हों चाहे आंट हों, उनको देखता है। तो ये सारी चीज़ें फैमिली में होती हैं और फैमिली में सब लोग बैठ के एक साथ डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, बहुत सारे अकेजन सेलिब्रेट करते हैं। ये सब हेल्दी फैमिली में बच्चा देखता है। बट पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले ये चेक करना कि हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे हो। अगर नहीं क्रिएट हो रहा है, पैथोलॉजिकल है सब कुछ, तो एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन जो चेंज किया है, क्या वो बिल्कुल न्यूक्लियर तो नहीं है, क्या वो रोबोटिक तो नहीं है, मैकेनिकल तो नहीं है, ये भी देखना ज़रूरी है। हम ये देख रहे हैं आजकल दादा दादी और नाना नानी का रोल भी काफ़ी हद तक टीवी ने रिप्लेस कर दिया है। यस। तो पता चले ग्रैंड पेरेंट्स भी टीवी देख रहे हैं और साथ में पोता पोती या देवता देवती भी आके टीवी देख रहे हैं। तो हाउ हेल्दी इज़ इट? टीवी और मोबाइल दोनों से ही गड़बड़ हुई है। उसमें यही है कि भाई बड़ों को भी ये सोचना होगा कि अपना इतनी देर ही टीवी चल सकता है और इसमें क्या प्रोग्राम्स चल सकते हैं, और हम भी अच्छा हेल्दी देखें, 15-20 मिनट टीवी देख लें, इससे ज़्यादा नहीं देखें। घर आके मोबाइल यूज़ ना करें। मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखें, क्योंकि कई बार बच्चे, मेरे पास ऐसे भी बच्चे आए हैं जिन्होंने मोबाइल में कुछ ऐसा देख लिया, तो डरावना देख लिया या कुछ ऐसी प्रॉन या कुछ गंदी चीज़ें देख ली, जिससे क्या हुआ कि एक तरह का कंटेंट अगर आप देखें तो वही आता जाता है। तो बच्चे ने वो देख लिया और बच्चे के अंदर एक डिसऑर्डर आ गया, जिसे कहते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। और बच्चा ऐसे बिहेव करने लगा जैसे कि वो खुद उसके अंदर कोई इविल स्पिरिट है, या वो कुछ इस अजीब तरह से हरकतें करने लगा। और एक्चुअली उसने डिसोशिएट किया था, क्योंकि उसका ब्रेन उस चीज़ को कंसेप्चुलाइज नहीं कर पाया था। और जब पता चला कि ये सारा मोबाइल की वजह से हो रहा है, तो धीरे धीरे फिर उनकी थेरेपी होती है डिफरेंट टाइप की, वो थेरेपीज़ की गई, उन चीज़ों को वहाँ से रिलीज़ किया गया, जो फियर अंदर चला गया, जो उसने ब्रेन स्ट्रक्चर तक को चेंज किया, जिसमें आप एमेगडला कह रहे थे। तो एमेगडला जो है वो चेंज हो जाता है, ब्रेन स्ट्रक्चर, उसके लिए थोड़ी सी हल्की सी मेडिसिन दी जाती है, कि मोर जो रोल होता है वो होता है साइकोथेरेपी का। तो ऐसे केस में डिसोसिएशन में हम साइकोथेरेपी करते हैं, अनकॉन्शियस से वो फियर और कॉन्फ्लिक्ट रिलीज़ करते हैं बच्चे को, और उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं उसको ब्रेन को न्यूट्रल स्टिमुलाई से, और बच्चे के अंदर एक सुकून वाले जो हैं वो सजेशंस जाते हैं और अंदर अनकॉन्शियस में सुकून जाता है, तो बच्चा उस चीज़ को फिर से रेगुलेट कर पाता है। अगर इस चीज़ को समय पे ट्रीट ना किया जाए तो कई बार साइकोटिक डिसऑर्डर की तरफ भी मूव कर जाता है, जिसको 100% क्योर करना मुश्किल है। तो ये मोबाइल वगैरह बच्चे के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट चाइल्ड इज़ वॉचिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक, एंड हाउ लॉन्ग द चाइल्ड इज़ यूजिंग और पेरेंट्स आर यूजिंग। तो इसको थोड़ा सा हमें चेक करना तो एक होगा। बच्चे के लिए कितने आवर का टीवी टाइम या स्क्रीन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई रियलिटी शो हम देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो फैमिली मिल के देख ले। कोई एक रियलिटी शो देख रहे हैं हम, तो सब मिल के देख सकते हैं, है ना। अगर आप अलग अलग टाइम बनाएंगे, घर में 10 लोग हैं तो 10 घंटे तो टीवी चलेगा। इसलिए बेटर यही है कि कुछ एक चॉइस होनी चाहिए, कि एक बार न्यूज़ चल गई, या एक बार कोई वो चल गया, जैसे डिस्कवरी चैनल है, या ये कर लिया 15 मिनट बच्चे का प्रोग्राम चला लिया, 15 मिनट आपने न्यूज़ देख ली, उसका कुछ लिमिटेशन तो करना ही होगा। मैम, कई फैमिलीज़ में हमने देखा है कि सब कुछ ठीक है, खाने पीने को भी अच्छा है, अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, पर बच्चा फिर भी हमेशा परेशान ही रहता है या डिप्रेस सा रहता है। तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? इसके पीछे रीज़न हो सकते हैं, कई बार क्या होता है ओवर प्रोटेक्टेड फैमिलीज़ होती हैं, जहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके पाला जाता है कि हर समस्या का जो है वो समाधान अपने पेरेंट्स से ही चाहते हैं, उन्हीं से बताते हैं। उनके खुद का जो कोपिंग स्ट्रेटजीज़ है वो डेवलप नहीं हुई होती, या तो डेवलप नहीं हुई होती है, राइट डायरेक्शन में डेवलप नहीं होती। उन्हें नहीं पता कि स्ट्रेस से कैसे फेस करें। पहले ज़माने में क्या होता था, बच्चा गिरता था तो कहते थे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अभी क्या करते हैं कि अरे कैसे गिर गया, तो वो बच्चा
छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा, उनका थ्रेशोल्ड जो होता है ना बहुत ज़्यादा कम होता है और सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। तो जब सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, थ्रेशोल्ड कम होता है, तो बच्चा छोटी सी चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक उसकी पेंसिल भी खो गई तो इतना परेशान हो जाएगा कि उसे लगेगा कि दुनिया ही ख़त्म हो गई। तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हैं ये इट्स ओके होता है। और उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एक मास्टर ग्लैंड होती है जो हमारे ब्रेन में पीछे यहाँ पे होती है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, उसके अंदर एक ACTH हार्मोन होता है। वो डिफरेंट टाइप के अदर ग्लैंड्स को, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनको एक्टिवेट कर देती है। जैसे एड्रिनल ग्लैंड है हमारे अंदर, उसके अंदर कॉर्टिसोल एक वो होता है हार्मोन, उसको एक्टिवेट कर देती है। इसी तरह 32 स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। तो बॉडी इतनी परेशान हो जाती है कि बॉडी को समझ में ही नहीं आता है कि वो करे क्या। तो वो ना हो उसके लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे को पता हो कि अगर कोई चीज़ आ भी गई है तो इट्स ओके, ऐसा हो जाता है, हो सकता है, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उसको सिखाना ज़रूरी है कि आपको पॉसिबल आपके सोल्यूशन ढूंढने हैं और उसमें जो हो सकता है वो आपको अडेप्ट करना है। साथ में आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, योगिक एक्सरसाइज करनी है। इवन स्कूल में भी ये सिखाते हैं कि आप जो है मेडिटेशन कीजिए, बच्चों को भी मेडिटेशन सिखाइए। अभी स्कूल में हमारे यह सिखाया, अभी गया था कुछ दिनों पहले, और मैं भी बच्चों को कई बार सिखाती हूँ कि देखिए बच्चों को छोटे छोटे जैसे मेडिटेशन है। फॉर एग्जांपल बच्चों से कहा कि तुम एक तालाब की तरह हो, एक पॉन्ड की तरह हो, और तुम्हें महसूस कर रहे हो कि उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ तैर रही हैं, और ये मछलियाँ जो हैं तुम्हारी भावनाएं हैं। ये भावनाएं दुख की भी हो सकती हैं, खुशी की भी हो सकती हैं, गुस्से की भी हो सकती हैं। मगर ये भावनाएं कितनी भी तुम्हारी तैर रही हैं, बहुत सारी मछलियाँ तैर रही हैं, लेकिन ये पॉन्ड को हिला सकती हैं क्या? पॉन्ड को नहीं हिला सकती हैं। इसी तरह बेटा आप बिल्कुल अच्छे हो, आप हमेशा खुश रहते हो, ये जो छोटी छोटी भावनाएं हैं वो आती हैं जाती हैं, आती जाती रहती हैं। और जो भी कोई भी समस्या होती है तो उसको हम देख लेते हैं कि अब कैसे करना है, उसको हम उस तरह से करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं। और हम जो भी करते हैं हमें पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या जो कर रहे हैं उसमें हमें एक राइटियसनेस की फीलिंग बच्चों को सिखानी चाहिए कि हर परिस्थिति में हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा लोगों का भला हो रहा है, उस ऑप्शन को हमें अडेप्ट करना है। और हमें ये नहीं सोचना है कि परेशानी है तो हल निकालना है, हमें ये सोचना है। तो बच्चों को उसकी ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ तो स्ट्रेस की बात होगी कि बच्चा स्ट्रेस को कैसे लेता है, कोपिंग कैसे करता है, इस पर डिपेंड करता है। आजकल तो बच्चों को एक छोटी सी चीज़ के लिए भी मना कर दो तो उनके लिए तो उनकी दुनिया क्रैश हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि उनका जो शेपिंग है ना बिहेवियर की, वो इसी तरह से होती है। जैसे पेंसिल खोई तो माने कहाँ खो दी में पेंसिल, क्या कैसे कर दिया तुमने, क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, वो सारी चीज़ें अगर आप उसको। और ये भी गलत है आपने कहा कि खोते रहो हम लाते रहेंगे, ये भी गलत है। कहीं ना कहीं बच्चे को उसकी वैल्यू भी पता हो, लेकिन बच्चे को ये भी पता हो कि खो गई है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से देखेंगे कि ना खोए, लेकिन परेशान नहीं होना है। तो उस तरह की ट्रेनिंग हमें देनी ही होगी। तो शेपिंग जिस तरह से करेंगे वैसा ही बिहेवियर बनता जाएगा। कई बार बहुत छोटे बच्चों को ही मैंने कहते सुना है, मेरे लिए है ही क्या इस दुनिया में। हाँ, क्योंकि वो सुनते हैं पेरेंट्स को कहते हुए, तो वही वो भी कहते हैं। या कोई मूवी देखते हैं और देखते ही जा रहे हैं तो वो सुनते हैं ना, तो वही चीज़ फिर वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेते हैं। और इवन कई बार होता है एक्सपोजर क्या दिया गया है, अगर एक्सपोजर गलत बच्चों को मिला है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बच्चों को, उसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं कई बार। तो मैम ये सब छोटे छोटे इंस्टेंसेस के कोई पर्सनालिटी से रिलेटेड भी कुछ इम्पैक्ट हो जाता है क्या? हाँ बिल्कुल हो जाता है। जैसे मेरे पास अभी एक केस आ रहा है, उस बच्चे में क्या हुआ कि उसकी जो मदर थी, शायद उसको कोई मानसिक परेशानी थी, क्या थी, वो बच्चे को बहुत मारती थी, बहुत गलत तरीके से मारा करती थी, और फादर निगलेक्ट करते थे, वो अब्रॉड रहा करते थे। तो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा चिंता तनाव तो आ ही गया। ऐसे में कुछ बच्चों में एक तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहता है, जिसे कहते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसे में नॉन सुसाइडल सेल्फ हार्म करने लगते हैं जो क्लाइंट्स होते हैं, कि वो कभी टॉयलेट में गए, उन्होंने अपनी हाथ काट लिया या अपने नाखूनों से स्क्रैच कर लिया अपने आप को पेन देने पे उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है, इस तरह का काम करना शुरू कर देते हैं बच्चे। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रॉमा बच्चे के अंदर होता है, तो एक तरह का ये भी हो सकता है कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी ट्रेट हो, और एक तरह का मान लीजिए बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ है, जैसे मैंने पहले आपको एक केस बताया था, तो बाद में जाने के बाद भी वो उस ट्रॉमा के फ्लैशबैक्स आंखों के सामने आते हैं, जैसे सच में वो अभी भी हो रहा हो। जैसे बच्चे के साथ कोई बचपन में असॉल्ट हुआ है तो वो अभी भी फ्लैशबैक्स आएंगे या आवाज़ें सुनाई देंगी जैसे अभी भी उसके साथ हो रहा है। बच्चा उतना ही डर जाएगा जितना बचपन में डरा था। तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स PTSD, कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो
जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो ऐसे ट्रीट नहीं हो सकता इतनी आसानी से। जैसे आप डायरेक्ट आके आप ट्रॉमा फोकस थेरेपी एकदम से शुरू कर देंगे तो बच्चा एकदम से ट्रॉमा फोकस करने पे हो सकता है कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। तो पीटीएसडी को टैकल करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है कि वो एंजाइटी को पहले रिमूव करे, पहले मेडिसिन के थ्रू और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू एंजाइटी की, उसके बाद बच्चे की कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करे, चाहे वो इंडियन थेरेपीज़ के थ्रू, चाहे वो सीबीटी के थ्रू, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू, किसी तरह से रीस्ट्रक्चर करे कि जो हुआ था वो किस सर्कमस्टांसेस में हुआ था, आप ये हो, आप वो सर्कमस्टांसेस वाले इंसान, उससे लिप्त इंसान आप नहीं हो, आपकी आत्मा और आपका शरीर ये है, आप एकदम इंडिपेंडेंट हो उस चीज़ से। इस चीज़ को रियलाइज़ करा के और ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, उस चीज़ों को कैसे डिस्कनेक्ट करें उस भावनाओं को, उसके बाद फिर आप पहले आप ट्रॉमा इन्फॉर्म कर सकते हो थेरेपी, फिर आप ट्रॉमा फोकस थेरेपी कर सकते हो। तो स्लोली कर इन बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो कई बार पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कहीं बच्चे को प्यार नहीं मिला, बहुत प्रॉब्लम्स हुई। जैसे अभी एक केस आया था एक बच्ची का जहाँ पे बच्ची की कज़न ने ही बच्चे को धोखा दिया। उसको कहता था कि जो बच्ची कमाती थी, 10th में थी और कुछ वो ऑनलाइन करके कमाती थी, तो उसको मांगता था और ब्लैकमेल करता था। और उसके बाद वो बच्ची ने जब नहीं माना तो एक दिन रात में अपने कज़न अपने दोस्तों के साथ आके बच्ची को रेप करता है और बच्ची बहुत बुरी तरह से हर्ट होती है और वो किसी को बताती नहीं। अपना ब्लड वेड साफ़ करने के बाद वो पेरेंट्स बहुत ही ओल्ड होते हैं, बताती नहीं है और परेशान रहती है। एक दिन अपने पेरेंट्स को बता देती है और बार बार पेरेंट्स से कहती है कि आप FIR करो उनके लिए, लेकिन फैमिली में पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि लोग अपने लोगों के लिए खिलाफ कुछ करते नहीं हैं। नतीजा है कि ये बच्ची जब इसको मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये किसी पे भी विश्वास नहीं करती है, इसके अंदर एक अजीब तरह की इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है। तो ऐसे लोग पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के भी शिकार हो सकते हैं और उनको किसी पे भी बिलीव नहीं होता है, हर किसी पे शक करते हैं कि हर कोई दुनिया में उनका नुकसान कर रहा है, उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। इस तरह की बातें हो सकती हैं। एक और पर्सनालिटी डिसऑर्डर सुना है हमने, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये किन कंडीशंस की वजह से बनता है और क्या जिनको ये डिसऑर्डर है वो आपके पास आते हैं? क्योंकि नॉर्मली उनके विक्टिम्स ही आएंगे आपके पास, नार्सिसिस्टिक वाला खुद तो पहुंचेगा नहीं, वो दूसरों को ही इतना परेशान कर देता है। तो इसका एवोल्यूशन क्या है? एक्चुअली नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो तब डेवलप होता है जब बच्चे ने कोई अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बचपन से किया और उसको फिर तवज्जो दी गई, उसको ध्यान दिया गया कि भाई ये जो कर रहा है उस पर ध्यान दो। तो धीरे धीरे उसे लगता है कि मैं इस तरह से अपने पे ध्यान लोगों का ले जा सकता हूँ। और धीरे धीरे जब बच्चा डेवलप होता है और उसे लगता है कि उसकी स्किल्स उसने डेवलप नहीं किए, वो और लोगों की तरह चीज़ें नहीं सीखा, उसने और लोगों की तरह चीज़ें जैसे करनी चाहिए थी वैसे नहीं करी, लेकिन एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया। बट आदत है अपने आप की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित करने पे, तो एक समय के बाद लोग ध्यान नहीं देते कि यार ये तो कुछ करता है नहीं, बस यही ड्रामा करता है। तो वो क्या करते हैं, फिर उनके अंदर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट आ जाते हैं कि वो इतना ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं कि लोगों को ना चाह के भी उनका ध्यान उसके ड्रामा पे जाता है। तो वो उनकी एक तरह से डेवलप हो जाती है वो टेंडेंसी और वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है। डिस्क्राइब करो इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक्चुअली नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ये होता है कि वो ये कहते हैं कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें ऐसा तुम जो कर रहे हो मेरे हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी तो मैं चीज़ों को तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए, तुम लोग कैसे कह रहे हो। हर किसी को वो दिखा देंगे तुमको कुछ नहीं आता, हमें ही सब कुछ आता है। और उनके सामने जो भी बैठेगा उसे लगेगा इससे बात करना बेकार है ना, लेकिन वो अपने आप में उसको ये लगेगा कि नहीं, मैं जब सबके सामने बैठता हूँ तो मेरी ही चलती है। और सच्चाई ये है कि उसके आगे सामने वाले कुछ कर नहीं पाते हैं। आपका कभी पाला पड़ा है ऐसे किसी ट्रेट के इंसान से? नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट कम आते हैं क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि वो लोग कहते हैं ड्रामेबाज है, लोग उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। उनके ट्रीटमेंट के लिए लोग कम आते हैं क्योंकि वो खुद तो कोई पेन फील करते नहीं है, दूसरों को पेन दे रहे होते हैं, दूसरे उसे अवॉइड कर देते हैं बस। तो और लोग ऐसे भी नहीं सोचते कि इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ऐसे लोग ट्रीटमेंट के लिए कम आते हैं। पर क्या इसका ट्रीटमेंट है? डेफिनेटली हर पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट। एक्चुअली पर्सनालिटी डिसऑर्डर
जो पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो एडोलेसेंट एज से शुरू होती डेवलप होनी। एडोलेसेंट एज में पर्सनालिटी बनती है, उससे पहले मतलब डेवलप पूरी तरह से हो जाता है जो डिसऑर्डर पर से। पर्सनालिटी तो बचपन से ही बनती है, 5 साल तक बहुत कुछ बन जाती है, लेकिन जो डिसऑर्डर बनता है वो एडोलेसेंट तक बन जाता है। तो वो अगर आपका एडोलेसेंट एज में नहीं ट्रीट हुआ है तो वो इतना ज़्यादा रिजिड हो जाता है कि उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई भी बीमारी बड़ी से बड़ी आ जाती है, आप उसको ट्रीट कर सकते हो, उसको उस पर्टिकुलर समय में ट्रीट कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो, मगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर को बहुत सारा टाइम लगता है और 100% फिर भी क्योर नहीं होता है। कंट्रोल तो हो जाता है अगर इंसाइट अच्छी है तो। आपने अभी बोला ना कि पर्सनालिटी तो पहले 5 साल में बन जाती है। हाँ, पर्सनालिटी जो आपका समाज, जो एनवायरनमेंट, जो शेपिंग जो हो रही होगी, तो जैसा चीज़ें हो रही होंगी वैसे शेप हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के यहाँ सब लोग गन शूट करते हैं, उनको आदत है इस तरह की चीज़ों को रखने की और करने की, कुछ इस तरह के एक्टिविटीज़, तो बच्चे के लिए वो नॉर्मल बिहेवियर है, वो उसकी पर्सनालिटी में आ जाएगा। लेकिन उसकी पर्सनालिटी में एक डिसऑर्डर के रूप में चीज़ें आ जाएंगी कि मतलब वो चीज़ ऐसी आ जाएगी कि हटाने पे नहीं हट रही है। मान लीजिए एनवायरनमेंट चेंज हो गया, चीज़ें अलग तरह से आ गई, फिर भी वो चीज़ बहुत ही गलत तरह से डिस्ट्रक्टिव वे में अंदर आ गई है, जो उसको भी नुकसान कर रही है, उसके खुद को भी नुकसान कर रही है। वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है एडोलेसेंट एज से बनना शुरू होता है, अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं हुआ, फ्रूटफुल नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कि एक सीड है जो बाहर आया, हाँ, और फर्स्ट 5 years दैट इज लाइक अ सैपलिंग, हाँ, जिसको जितना आप न्यूट्रिशन दोगे, हाँ, वो उतने अच्छे ट्री में ग्रो, हाँ, करेगा, हाँ। तो उन फर्स्ट 5 years में पेरेंट्स ऐसा क्या करें टू इंश्योर कि बच्चे के पर्सनालिटी में कोई डिसऑर्डर ना आए? सबसे ज़रूरी होता है मैडम, कोई भी चीज़ सिखाई नहीं जाती है, हर चीज़ स्पॉन्टेनियस सीखे जाता है। तो जैसा लोग रोल प्ले कर रहे होंगे फैमिली में, बच्चा स्पॉन्टेनियस सीख लेता है, हर एक से वो अपने हिसाब से चीज़ें ले लेता है। तो अगर हम रोल मॉडल होंगे, हम सही बिहेवियर बच्चे के सामने कर रहे होंगे और बच्चे के सामने दिखा रहे होंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। अगर हम कह रहे हैं बच्चे से झूठ नहीं बोलना चाहिए और हम खुद झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चा कैसे सीखेगा? उसके तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो पहले तो हमें जो आचरण बच्चे में लाने हैं, हमें अपने अंदर लाने होंगे। तो जिन फैमिलीज में वैल्यूज आज भी जिंदा हैं, वो अगर कुछ भी ऐसा होता है, जैसे कोई बाहरी आता है तो कहते हैं कि नमस्ते करो, आदर करो, सुबह उठ करके जाके हाथ जोड़ो भगवान के। तो बच्चा जब देख रहा है सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं तो वो भी जोड़ने लगता है। कोई रेस्पेक्टफुल इंसान आता है, वो उनसे अच्छे से प्यार से मिलता है, उसको सिखाया जाता है कि बेटा जो बाहर से कोई आता है तो इस तरह से बात करते हैं, उसको पानी पूछते हैं, या कोई भी बड़ा भाई है तो उसको आप इस तरह से नहीं बोल सकते, या छोटा भाई है तो आपको प्यार से बोलना चाहिए। तो लेकिन हम खुद भी ऐसे कर रहे होते हैं ना, तो बच्चे का बिहेवियर फिर शेप हो जाता है। अगर हम खुद ऐसे नहीं कर रहे होते, जहाँ डुअल डायलॉग्स होते हैं, मतलब आप कुछ कह रहे हैं, बच्चे को कुछ बता रहे हैं, एक पेरेंट कुछ सिखा रहा है, दूसरा कुछ सिखा रहा है, वहाँ पैथोलॉजी की चांसेस ज़्यादा होती हैं। मैम जैसे बिंदी टेढ़ी लगी हो तो दिखता है, लिपस्टिक खराब हो वो भी दिखता है, पर किसी के बिहेवियर में कुछ अबनॉर्मैलिटी हो तो जिसके बिहेवियर में उसको तो पता नहीं लगता। तो सबसे बड़ा चैलेंज इन मेंटल हेल्थ क्या आता है आपको? सबसे बड़ा चैलेंज इस मेंटल हेल्थ में हमें जो आता है वो इनसाइट का आता है। अगर किसी को कोई परेशानी है और वो उस परेशानी को महसूस नहीं कर पा रहा है, उसी परेशानी के साथ जीना चाह रहा है और जी रहा है, उस केस में जब हमारे पास थेरेपी के लिए इंसान आता है तो हमारे लिए उसकी इंसाइट को डेवलप करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इंसाइट है तो चीज़ें बहुत आराम से होती है, क्योंकि इंसान खुद उस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, उसको बचपन में ही उसके फादर ने ही उसको सेक्सुअल असॉल्ट करना शुरू कर दिया। बच्चा सेंसिटाइज हो गया, रॉन्ग वे में सेंसिटाइज हो गया, उसे ये नहीं पता है कि ये गलत है और वो उसका विरोध भी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उस बच्चे की आदत बन जाती है। लेकिन जब वो समाज में देखता है कि दूसरे पेरेंट्स अलग तरह के हैं, वो सिक्योरिटी देते हैं, वो प्रेम देते हैं, अनकंडीशन लव देते हैं, लेकिन मेरा तो कुछ अजीब सा रिलेशन है इनके साथ, तो और जब मदर भी जानती वहाँ और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो वो जो गलत चीज़ें हैं वो बच्चा कहता नहीं है गलत है, वो उसको जी रहा होता है, उससे हटना भी नहीं चाहता है, लेकिन बच्चे का जो व्यक्तित्व है बहुत अजीब सा बन जाता है। वो बच्चा अपने आप में खोया खोया और अजीब सा रहता है, और वो जी तो रहा होता है और उसे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है इन चीज़ों से, लेकिन क्योंकि उस चीज़ को उसका हैबिचुअल बन चुका है उन चीज़ों का, वो सेंसिटाइज हो गया है रॉन्ग वे में।
बट उसके अंदर इंसाइट नहीं है कि ये चीज़ जो मेरे साथ हुई थी वो गलत डायरेक्शन में हुई थी, गलत हुआ था, इसको ठीक करना चाहिए और ठीक किया जा सकता है, या इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग उसी बिहेवियर को रिपीट करते हैं, जो उनके साथ हुआ है बचपन में वो दूसरों के साथ रिपीट करते हैं। तो क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे साथ जो हुआ है मैं वो कर सकता हूँ, उनको ये बिल्कुल एहसास नहीं, इंसाइट नहीं होती है कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, अब मुझे इसको कैरी ऑन नहीं करना है और अपने आप को भी इस चीज़ से निकालना है बाहर। ये चीज़ उन्हें नहीं पता होता। हम देखते हैं कि छोटे शहरों से बच्चे पढ़ने के लिए बड़ी जगहों पे जाते हैं, जैसे कोटा वगैरह में आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक तो पेरेंट्स से दूर, वैसे ही ऊपर से क्लासरूम में सब कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट तो है नहीं, नोट्स भी शेयर करने हैं तो कोई दे रहा है नहीं दे रहा है, एंड खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उस तरह के स्ट्रेस में कई बार बच्चे उस स्टेट में भी पहुंच जाते हैं जहाँ उनका बिस्तर से ही उठने का मन नहीं कर रहा है। तो वो थेरेपी तक कैसे पहुंचे, जो उठ के अपने बेडरूम का दरवाज़ा नहीं खोलना चाह रहा है, खाना नहीं खाना चाह रहा है, या खाना भी इसलिए खा रहे हैं कि नहीं खाऊंगा तो पेट दर्द होगा, वो क्या करें? देखिए, बहुत सारे लोग उनके अंदर कोई ऐसा डिप्रेशन, एंजाइटी पर से कोई मेंटल इलनेस नहीं होता जिसको क्लिनिकल रेंज में कहें, लेकिन जैसे एनेडोनिया है, एलेक्स्थीमिया है, इस तरह का कुछ ऐसा होता है कि उनकी जो ज़ील है वो नहीं होती। जैसे कि कई बार हम कहते हैं ना, क्रिकेटर क्रिकेट खेला आज फॉर्म में नहीं है, तो कई बार होता है कि हम कभी फॉर्म में नहीं होते तो हम सोचते हैं कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं तो मैं गार्डनिंग कर लूँ, ऐसे कर। तो बहुत से लोगों को इंसाइट होती है इस चीज़ की कि आज मैं फॉर्म में नहीं हूँ, मेरा मन इसका नहीं कर रहा है, तो मैं खाली नहीं, आइडियल नहीं बैठता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर लेता हूँ। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि कुछ मन नहीं करता है तो वो उस चीज़ को कुछ भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नॉन प्रोडक्टिव होते चले जाते हैं। जब नॉन प्रोडक्टिव होते हैं तो उनका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट सारा डाउन होता चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकते, वो बेकार हो गए हैं, उनसे कुछ नहीं किया जाएगा। कोटा के बहुत सारे लोगों, बहुत ज़्यादा सुसाइड हुई है कोटा में, मैंने कई बार बच्चों को बचाया भी है। माँ बाप लेके आए कि बहुत परेशान रहने लगा है, पता नहीं क्या हो गया। एक्चुअली बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, और हर माँ बाप सोचते हैं कि हम कोटा भेज दें और इसको वो कर दें, और वहाँ बहुत हाई कंपटीशन है। और बहुत हाई कंपटीशन है, जब बच्चे को लगता है कि आपको इतना करना है और बच्चा इतना भी नहीं कर पा रहा है, उस समय बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है और कई बार अपने को हार्म भी कर लेता है। तो हमको जो भी चीज़ डिसाइड करनी है अपने बच्चे के लिए, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसकी स्किल्स के हिसाब से, क्योंकि देखिए एक पान वाला भी लाखों कमा सकता है, एक चाट बेचने वाला भी लाखों कमा सकता है। हो सकता है कि एक पान बेचने वाला गाने गा के बड़े खुश होकर के पान बेच रहा हो और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा हो, और एक आईएएस ऑफिसर हो सकता है बहुत चिड़चिड़ा हो और अपनी ज़िंदगी अच्छे से ना बीत रहा हो। इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ नहीं अच्छी है तो कोई भी प्रोफेशन अपनाने का कोई मतलब नहीं है। तो आपके बच्चे में जो कैपेबिलिटी है, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनी अदर पर्सन, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनी चाइल्ड। आप अपने बच्चे की खुद की उसकी कैपेबिलिटी को, उसी से उसको अपनी कैपेबिलिटी को देखना है कि हम अपनी कैपेबिलिटी को अपने से ही कंपेयर करें, और जो भी उसके अंदर काबिलियत है, चाहे वो उसके, बहुत से माँ बाप कहते हैं नहीं पढ़ेगा कैसे, नहीं घर वाले में सब पढ़ते हैं, सब आईएएस हैं, सब डॉक्टर हैं, ये क्यों नहीं पढ़ेगा। अरे भाई क्यों पढ़ेगा, उसके अंदर कुछ काबिलियत अलग है ना, आप उसको एनहांस कीजिए। पढ़ाई फिर उसकी साइड वाइज हो जाएगी और उसका स्किल जो होगा प्राइमरी हो जाएगा। तो आज मोदी जी भी कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। अगर स्किल डेवलप करेगा तो खुद से अपना स्टार्टअप शुरू कर देगा। तो जो काबिलियत है, जिस तरह की भी काबिलियत है, डांस में है, गाने में है, स्पोर्ट्स में है, किसी चीज़ को बनाने में है, आप ये देख लीजिए कि वो जो है, जो प्रोडक्टिव चीज़ है वो सोसाइटी के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए वो चीज़ ना नुकसान करे, उस बच्चे के लिए ना नुकसान करे। अगर वो कैरियर फ्रूटफुल है और वो बच्चा उसमें कुछ कर सकता है, तो आप, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा आप जो चाह रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाए। तो अगर बच्चा अपने मर्जी से अपनी पसंद की चीज़ को, जिसमें जो स्किल है, जो उसकी इच्छा करती है, क्योंकि आप कहते हो कि मैंने, हमारे यहाँ जीन्स आईएएस के हैं, लेकिन वो बच्चा तो पता नहीं कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी कहाँ से कौन कौन से जन्म लेके आया है। अगर हिंदू मेथोडोलॉजी के हिसाब से माने, नहीं भी हिंदू मेथोडोलॉजी के हिसाब से मानना है, आपको दूसरे धर्मों के हिसाब से भी मानना है, तो जीव जो पैदा हुआ है उसने बहुत सारी चीज़ें देखी है वॉर्म से बाहर निकल के, और हर चीज़ को अपने हिसाब से लिया है, आपके हिसाब से नहीं लिया है। तो उसको क्या चीज़ पसंद आई और क्या चीज़ उससे सही लग रही है, और क्या वो अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, उसको पूरा हक है जीने का, वो हमें देखना तो ऐसे में ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत बच्चे को या उसके पेरेंट्स को। देयर आर प्रॉब्लम पेरेंट्स, नॉट प्रॉब्लम चाइल्ड। हमेशा ध्यान रखिए, ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है, या तो बच्चे पे जो गुजर रहा होता है, पेरेंट्स सुनना नहीं चाहते, सुनते नहीं हैं, करना नहीं चाहते, उसका मुंह बंद कर देते। मेरे पास कितने केस आए हैं जिसमें फैमिली मेंबर्स ही अब्यूज करते हैं, लेकिन पेरेंट्स उनका मुंह बंद करा देते हैं।
तो ये तो बहुत ही गलत है। आप बच्चे को उसी माहौल में भी रह रहे हैं, आप कम से कम उस इंसान को कमरे में बैठ के डांट के भगा सकते हो अपने घर से बाहर। आप अगर पॉक्सो में नहीं कंप्लेन कर रहे हो, जो भी अब्यूज हुआ है आपके बच्चे के साथ, आप कहीं कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आपको फैमिली की बदनामी है, लेकिन आप उस बच्चे से या उस इंसान को तो बता सकते हो कि उसको थ्रेटन तो कर सकते हो कि ये हरकत तुमने करी तो किसी भी बच्चे के साथ, मेरे बच्चे के साथ तुमने जो किया तो किया, फिर तुमको ऐसा एक्शन लिया जाएगा, जैसे भी लिया जाएगा। और आपको आप इस घर में आने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे के सामने पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे केस याद आ रहा है, एक बच्चा था मेरे, उसने वो बहुत अपने घर वालों को मारता था, अपनी माँ को धक्का दे दिया, उसके दांत टूट गए। अब घर वाले लेके आए कि भाई ये बच्चा जो है ये बहुत बदमाश हो रहा है और इसको जो है पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंटी सोशल हो रहा है। तो हमने तो उसका चेक किया तो हमें पता चला कि मल्टीपल अब्यूज हुए उसके साथ, और उसका पेरेंट्स को पता ही नहीं, पेरेंट्स को पता ही नहीं। और बचपन से 3-4 साल का था तो नेबरहुड में एक लड़का था जो उसको अब्यूज करता आ रहा था, अब्यूज करता जा रहा था, आराम से घर में आता था जाता था, उनको कुछ पता ही नहीं है। जब ये सारी चीजें हुई तो बच्चे की काउंसलिंग शुरू की और पेरेंट्स को कहा कि आप इनको, थोड़े वेल ऑफ नहीं थे वो पेरेंट्स, थोड़ा सा लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे, तो मैंने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, पार्क में ले जाइए, बच्चा योगा कर लेगा, टहल लेगा, बॉल खेल लेगा, कुछ भी कर लीजिए, या आपके गांव में बाबा का घर है वहां भेज दीजिए उसे, या आप एक काम कीजिए, उस नेबर को बुला के डांटिए और उनके घर वालों को बुठा के इस बात का सामना कराइए कि ये काम कैसे हुआ है, और उसको कुछ तो कीजिए जो बच्चे को लगे कि हाँ ये थ्रेट जो है कम हो गया है मेरा। और उन माँ बाप ने ये भी कह दिया कि नहीं, हमने उनके पापा मम्मी से कह दिया था कि इसने ऐसा किया था, लेकिन उस बच्चे से तो हमने, उस लड़के से तो कुछ कहा नहीं हमने। वो लड़का काफ़ी बड़ा था, ये बच्चा जो था 6-7-8 साल का। तो हमने उसको एनवायरनमेंट चेंज करने को कहा, उन्होंने एनवायरनमेंट भी नहीं चेंज किया। हमने उस नेबर को डांटने को कहा, उन्होंने उसको डांटा भी नहीं। हमने पॉक्सो में कंप्लेन करने को कहा, उन्होंने पॉक्सो में कंप्लेन किया। हमने कहा हम करे दे रहे हैं, उन्होंने कहा हम इग्नोर कर देंगे कि कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वहाँ कुछ भी ऐसा हो, बदनामी हो, कि बदनामी वाला जो कीड़ा है ना बहुत बुरा होता है। उनका बच्चा सफ़र कर रहा है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और बच्चे की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। फिर हमने उनको हाथ जोड़ के कहा एटलीस्ट आप हमारे पास तो लाइए, हम बच्चे को लर्न कराएंगे कि कैसे कोप अप करें इस चीज़ से और कैसे अपने आप को रोकें इन चीज़ों से। कम उस नेबर को अपने घर में आने से रोकिए। वो बच्चा कहता था जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ उन्हीं की शक्ल दिखती है, उन्हीं भैया जी की शक्ल दिखती है और मैं फिर से परेशान हो जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को देखने की जरूरत है, समाज को इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। How did the child open up to you and not? मतलब आप बहादुर कहलाओगे अगर आप किसी गलत चीज़ को रोकते हो। आप इस चीज़ में बहादुर नहीं कहलाओगे कि आप अपने मान प्रतिष्ठा के लिए मुंह बंद करके बैठे हो और एक आत्मा जो है वो पीड़ित हो रही है, ये गलत होगा। उसी जगह पे एक माँ थी, उसके बच्चे के साथ उसको टीचर ने धक्का दिया था, उसके सर पे चोट लग गई थी और रोज टॉर्चर करते थे। तो उसने गांव में ही थी, उसने जाके कंप्लेन कर दी पुलिस को और पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने कहा कि आप जो हैं किसी भी बच्चे को ऐसे नहीं कर सकते। उस दिन से उनके घर, उनके मतलब स्कूल में, सॉरी घर में नहीं, स्कूल में बच्चों का साथ ट्रीटमेंट अलग तरह से होने लगा। मतलब सारे बच्चों को फायदा हो गया एक बच्चे की वजह से। बट फिर भी वो उस माँ बता रही थी कि उसके गांव वाले ये कहते थे कि कैसी औरत है, तूने कंप्लेन कर दी, ऐसे थोड़ा ना होता है, हमारे यहाँ तो आज तक औरतों ने कंप्लेन ना की है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को सोचना चाहिए कि गलत के खिलाफ अगर आवाज उठा रहे हैं, गलत वो भी किसी की पीड़ा कम हो रही है, आपके एक छोटे से स्टेप से अगर किसी की पीड़ा कम हो रही है तो हमें वो पीड़ा कम करनी चाहिए। भले ही आप पुलिस कचहरी ना करें, लेकिन अपने लेवल पे ही सही कुछ तो आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, कुछ तो एडवोकेसी करनी पड़ेगी ना। हम सोचने वाली बात ये है कि बच्चा, आप तो एक स्ट्रेंजर हो, आपके साथ ओपन हो गया और जिस माँ ने उसे पाला पोसा बड़ा करा उसके साथ ओपन नहीं हुआ, तो पेरेंट्स से क्या कमी छूट जाती है कि बच्चे अपना, मतलब बहुत बड़ा दुख है कि अपनी माँ से नहीं शेयर कर पाया। ये सबसे बड़ा खराब चीज़ है। माँ के साथ तो बच्चा को हर चीज़ शेयर करनी आनी चाहिए। अगर माँ अपने स्टेटस में लगी रहे, जैसे मेरे पास एक पेरेंट आए थे, एक बच्चा आया था, तो उनकी जो माँ थी वो बच्चा पास में आके गोद में बैठता तो कहती थी हटो मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। घर में भी बड़ा टिप टॉप हो गई थी, लखपति लोग थे। अब तो लखपति नहीं, अब तो वो करोड़पति कहलाएंगे, लेकिन उस जमाने की बात है 20 साल पहले की। तो बच्चे को हमेशा इमोशनल निगलेक्ट फील होता था। तो बच्चा जैसे क्लास में टीचर को लव फील करने लगा, लेकिन वो स्कूल बदल गया। मतलब एक फीलिंग उसके अंदर जनरेट होती थी किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन वो तो टेम्परेरी होता था और बच्चा हमेशा डिप्राइव फील करता था, बहुत रोता था और डिप्रेशन फील करता था।
तो वो जब पेरेंट्स से मिले तो उनका क्या कमी है इसके पास, सब कुछ तो है, जो खाए जो चाहे पिए, गली में खेलने नहीं देती थी, तो इतने बड़े आदमी के बेटे हो गली में कैसे खेलोगे, तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। तो बच्चे को सबसे ज्यादा केस आया क्यों आपके पास, क्या कंप्लेन लेके आया उसके ये कंप्लेन ये आके आया कि जब भी कोई टीचर आता है तो वो ये चिंगम चिपका देता है, उससे पढ़ता नहीं है और कहता है कि मुझे डांटने वाला टीचर नहीं चाहिए, मुझे अच्छा टीचर चाहिए जो मुझसे बातें करे, और बातें करने वाला टीचर हम थोड़ा रखेंगे। ये कंप्लेन लेके आया था कि किसी टीचर को टिकने नहीं देता ये, इस तरह से वो मेरे पास आया। फिर उनकी पेरेंट्स की काउंसलिंग करी थी। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट ये समझ नहीं पाते कि बच्चे को सबसे ज़्यादा आपकी शेयरिंग की ज़रूरत है, आपसे बात करने की ज़रूरत है। आप उनकी बात सुनिए, उनकी शेयरिंग कीजिए, टोकिए मत बीच में। कुछ गलत भी करा पहले पूरा सुन लीजिए, सुनने के बाद फिर अकॉर्डिंगली आप उनसे उनके ही लेवल पे आके उनको बात करके समझाइए। मैम कई बार ये होता है कि लोगों को डिप्रेशन फील हो रहा होता है या एनजाइटी भी फील हो रही होती है, फिर उनको लगता है हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास क्यों जाएं, हमारा दिमाग तो ठीक ही है। तो जो भी इस द्वंद्व से जूझ रहा है उस पेशेंट के लिए आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, बहादुर वो नहीं है जो अंदर अकेले कमरे में साइलेंस में सफ़र करता रहे। तो आई विल से डोंट सफ़र इन साइलेंस, कम टू एनी प्रोफेशनल। क्योंकि पहले ज़माने में भी देखिए पोप होते थे उसमें चर्च में, अपनी बात जाके लोग कहते थे बिना कॉन्फिडेंशियलिटी लूज करे। कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, हाँ, कन्फेशन चैम्बर्स होते थे। तो अभी भी क्या है कि अगर आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आते हैं, इवन मेरा कोई कोलीग भी मेरे पास आता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू लूज द कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी पर्सनल बातें बताई गई हैं, करी गई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी आपने किसी को नहीं बता सकते थे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को बताया है, वो कभी भी किसी को शेयर नहीं करता है। हमारा एथिक्स में आता है कि हम किसी की बात भी किसी को शेयर नहीं करते। हमारा काम है सिर्फ ट्रीटमेंट करना। और अगर हमें मान लीजिए कोई बात करनी भी है तो आपके परमिशन से ही करेंगे, क्लाइंट के परमिशन से ही करेंगे। कि भाई वो कहते हैं मम्मी को मत बताना, पापा को मत बताना, तो हम क्लाइंट के परमिशन से ही करते हैं जितना ज़रूरी समझते हैं। और बहादुर वो है जो बताए आकर के और अपनी प्रॉब्लम को हल करे। उस बोझ को लेके आप जी रहे हैं और वो बोझ जो है वो आराम से ठीक किया जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बच्चा था, वो 10 साल का था, 10 साल का बच्चा था। तो वो 10 साल तक बहुत पढ़ने में तेज़ था, खेलने में भी बहुत अच्छा था, बहुत ही लाइवली चाइल्ड था। और वो खेल रहा था एक दिन अपने गांव में क्रिकेट, सब लोग कहते थे, और गाना बहुत अच्छा गाता था। सब लोग कहते थे बहुत ही अच्छा निकलेगा आगे चल के। अचानक क्या हुआ, एक इवेंट ने उसकी लाइफ बदल दी। वो बॉल उसकी किसी घर में जाती है, वहाँ पे कपल जो थे वो कपल रिलेशनशिप बना रहे थे, कुम्हार के घर में पहुँच जाती, वहाँ रिलेशनशिप बना रहे थे। और बच्चा, वो अचानक उसकी नज़र पड़ती है और वो बच्चा कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पाता। जो गांव के बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, उसे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। और उस दिन से उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो जो इमेज थी उसके दिमाग से हटती ही नहीं है, वो बार बार आनी शुरू हो जाती है और उसका हर चीज़ में वो डाउन होता चला जाता है बच्चा। और इवन ये हालत हो जाती है उसकी कि वो इमेज जो उसके दिमाग में आ रही होती है वो उसके थॉट्स के रूप में आने लगी। जैसे वो किसी को भी देखता था तो वो सोचता था मैं इसके साथ वही करूं जो मैंने देखा है। ऐसे करते करते वो बड़ा हो गया बच्चा, लेकिन वो अपना सर ऐसे पकड़ लेता था, तो समझ में नहीं आता था क्यों हो रहा है। यहाँ तक ये हालत हो गई कि बहन को देखता था तो दिमाग में आता था कि बहन के साथ सेक्स कर लूँ। बेटी को देखता था या किसी को भी देखता था और माँ को देखता तब भी, और वो अपने आप को गिल्ट से भर जाता था पूरी तरह से। और उस समय में नहीं आता था क्या करूँ इसका, मतलब मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पत्नी को उसने बताया और पत्नी के साथ बैठ के रोता था और पत्नी कहती थी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे लगता है ये कोई और चीज़ है, आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। पत्नी ने कहा कि कुछ ऐसा, इसका कोई इलाज होता होगा, पता करो। पत्नी की समझदारी से वो मेरे पास आया पहली बार और मैंने उसको बताया कि आपको एक बीमारी है जिसे कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है इंसान थॉट से ऑक्युपाइड हो जाता है। आपका भोला मन जो था उस चीज़ को कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पाया, तो वो थॉट आपके, ये थॉट नॉनसेंस होते हैं और क्रिएट होते हैं ब्रेन से। ब्रेन के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ सब्सटेंस रिलीज होने लगते हैं जिनकी वजह से क्या होता है ब्रेन कुछ थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली। वो रॉन्ग डायरेक्शन में आपका ब्रेन जो है एक्टिवेट हो गया और ये करने लगा। मगर आप इंसान इतने अच्छे हो, आप सपने में भी ये गलत काम नहीं कर सकते। आपने कभी किया? उसने कहा नहीं, कभी भी नहीं किया, किसी को छुआ भी नहीं। मैंने कहा आप बिल्कुल भी गलत इंसान नहीं हो, ना ही एंटी सोशल हो। ये एक बीमारी का हिस्सा था जो आप पहले आ जाते, पहले भी ठीक हो जाता। और आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। और पहले सबसे पहले उससे कहा उसका गाना गाने को, जो उसने सालों से नहीं गाया था, इतना सुंदर वो गाना गाता था।
और उसको अप्रिशिएट किया गया, फिर उसके अनकॉन्शियस में जाके रिलीज़ किया गया। आप यकीन नहीं मानेंगी, सिर्फ 2 सेशन में 100% ठीक हो गया। और उसने विदाउट, मैंने मेडिकेशन एंजाइटी की थोड़ी सी ली थी, एंजाइटी की मेडिकेशन ली थी, एंजाइटी की भी टैपर हो गई थी मेडिसिन, लेकिन 2 सेशन में ही उस इंसान ने कहा कि ये मेरा 100% चला गया। और मैं इस साल को, वो 42 ईयर्स का था जब मेरे पास आया था, और कब से कैरी कर रहा था वो। 10 साल अब इतनी पीड़ा कम हो सकती थी ना अगर कोई एक इंसान से वो अपनी इस समस्या को, उसकी माँ इतनी क्लोज होती है, किसी को बता पाता और वो इंसान ये समझ पाता कि इसका इलाज हो सकता है, तो वो बच्चा पीड़ित इतने सालों नहीं होता। इतना अच्छा इंसान होने के बाद भी वो इस चीज़ से परेशान रहा। मैम, मेंटल डिसीजेस को लेके तो अवेयरनेस ही नहीं है। अब जैसे आपने कहा ओसीडी का मैनिफेस्टेशन था, आम इंसान ओसीडी को जिस पैराडाइम में समझते हैं वही है ना कि अच्छा ताला मारा कि नहीं वो बारी बारी चेक करेंगे, या बर्तन ठीक से साफ हुआ तो एक बारी धुल रहे हैं, 2 बारी धुल रहे हैं। ओसीडी यहीं तक है लोगों के लिए, या बारी बारी हाथ धो रहे हैं। ऐसा भी कुछ मैनिफेस्टेशन होता है ओसीडी का? ये मेरे को लगता है 95% लोग नहीं जानते होंगे, अनटिल एंड अनलेस किसी ने आपकी तरह मेंटल। हाँ, लोग ओसीडी को यही समझते हैं पैराडाइम में भी कि हाथ धोते रहो तो ओसीडी है। ओसीडी बहुत तरीक़ों से होता है। ओसीडी में कई बार क्या होता है कि आपको कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुई, या आपके अंदर कुछ भी ऐसी रियरिंग हुई कि आपके अंदर या तो कोई थॉट बराबर आने लगता है, और या आपके अंदर कोई इमेज आने लगती है बराबर, सेम इमेज आपके दिमाग में आई जा रही है, हट ही नहीं रही है आपके दिमाग से। इतना दिमाग परेशान हो जाता है कि इंसान को लगता है वो जी ही नहीं सकता, और इंसान को पूरी तरह से इंसाइट होती है कि ये थॉट नॉनसेंस है। उसके बाद भी वो इनकैपेसिटेटिंग होते हैं थॉट, जहाँ के भी इंसान अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता है। और ये जो कर रहे होते हैं, आप जो कर रहे हो, या तो वो कुछ एक्टिविटी हाथ धोने की कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं होती, जैसे कहते हैं अनडूइंग। हम लोग कहते हैं अनडूइंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाट एवर यू आर डूइंग नॉट प्रोडक्टिव। तो कुछ भी चेकिंग भी करते हैं लोग, एक ही चीज़ को चेक कर रहे होते हैं, 1 2 3 4 डब्बे मैंने गिन लिए, फिर दोबारा से गिनने शुरू कर दिए, कपड़े गिनने शुरू कर दिए, बार बार गिनने शुरू कर दिए, क्योंकि आप उस थॉट से बचना चाहते हैं, इसलिए आप कंपल्शन कर रहे हैं उस थॉट को हटाने के लिए। लेकिन वो थॉट हटता नहीं है कंपल्शन करने के बाद भी, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट से पूरी तरह से कंट्रोल भी हो जाता है, कई बार ठीक भी हो जाता है। मेरे को याद है, आप बोल रहे हो तो मैं शायद 10th में होंगी जब मैंने अपने अंदर ओसीडी का मैनिफेस्टेशन देखा था। तो टीचर जब ब्लैक बोर्ड रब करती थी तो कोई हिस्सा जैसे रह गया तो लगता था इधर क्यों नहीं डस्टर मारा, तो अंदर से इंस्टिंक्ट ऐसे आती थी एक बारी जाके मैं भी पूरा ब्लैक बोर्ड रब करूं। पर ऐसी लॉक कि घर में मैंने ताला मारा था नहीं मारा था। एंड आई थिंक उस टाइम पे मेरे लिए जो ट्रिगर फैक्टर था वो था कि पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर होना घर से कि नहीं टॉप करना है, 90% लाने हैं, 2 नंबर क्यों कट गए, तो वो कहीं ना कहीं प्ले करता था। बट थैंकफुली वो अपने आप हो गया ठीक। कई बार कई फैमिलीज़ में इतना ज़्यादा चीज़ें अलग तरह से होती हैं। जैसे एक ओसीडी का बच्चा मुझे याद आ रहा है, वो ऐसे ट्रेडिशनल फैमिली से था जहाँ बहुत अजीब तरह की पूजा पाठ, तंत्र मंत्र वाली पता नहीं क्या होती थी उनके यहाँ। वो बच्चा को सिखाया गया कि आप लड़कियों की तरफ देखोगे नहीं, तेल लगा के बालों में जाओगे। जब बच्चा एडोलेसेंट हुआ, थोड़ा यंग एज का हुआ, तो उसको एक नेचुरल अट्रैक्शन होने लगा अपोजिट सेक्स की तरफ से। वो उसको भी गिल्ट लेने लगा और इतना सप्रेस करने लगा अपने थॉट्स को, इतना सप्रेस करने लगा जिसकी वजह से उसको उसके अंदर ये थॉट आने लगे, सेक्सुअल थॉट्स आने लगे, और वो बहुत परेशान रहने लगा, इमेजेस आने लगे। और चूँकि बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स से था और इस चीज़ को उसने समझा ही नहीं कि ये चीज़ नेचुरल है, इसको होना है, इसको रिप्रेस नहीं करना है। पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा उस चीज़ को कर दिया कि उल्टा उसके अंदर ये थॉट आने शुरू हो गए। तो कई बार क्या होता है कि रियरिंग में कोई चीज़ें बच्चे गलत सीख लेते हैं, लेकिन ये चीज़ एकदम उल्टी है, ये सीख नहीं रहे हैं। बच्चे को वैल्यूज़ पता है, सब कुछ पता है, लेकिन बच्चे के ने ब्रेन पे इतना प्रेशर डाला है जिसकी वजह से ये समस्या हो गई है। सप्रेशन की वजह से परवर्जन में जा रहा है ना। बिल्कुल, किसी भी चीज़ की अधिकता या बिल्कुल ही कम कर देना। एंड इंडियन सोसाइटी में तो है ही, वो इतना कुछ बोल देते हैं ना भला बुरा अपने बच्चे को, लड़का या लड़की, अच्छा तू ये करेगा, अभी से ये करने लग गया है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी साइकी को। देखिए कई बार होता है कि हम लोग जो हैं वो अभी मैंने ट्रांजैक्शन एनालिसिस पे एक बुक अभी पब्लिश करने के लिए अभी हमने दी हुई है, जो मेरी रांची इंस्टीट्यूट में जो डायरेक्टर रहे हैं डॉक्टर अमूल और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं मशहूर जहाँ, उनके साथ है। उसमें ये हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि जो दिखाना क्या, हमने देखा है कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस कैसे थेरेपी इफ़ेक्ट डालती है और कैसे जो पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
पेरेंट्स के खुद के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उनकी जो ईगो स्टेट्स होती हैं डिफरेंट, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनका कम्युनिकेशन में वो झलकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं उनके अंदर होते हैं और वो अपना कम्युनिकेशन उनका सही नहीं होता है बच्चों के साथ, तो बच्चों में फिर वो आने शुरू हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि क्योंकि बच्चों पेरेंट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुए तो वो कैरी ऑन कर जाते हैं बच्चों के अंदर, ये बच्चे भी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं। स्पेशली मुझे लगता है सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी अब्यूज भी बने हुए हैं ना, दे आर मोर और लेस सेंटर्ड अराउंड दोज वर्ड्स ओनली। बिल्कुल, कई बार ऐसा हो जाता है कि देखिए मैंने एक पहले अभी दैनिक जागरण में एक वो गुड टच बैड टच का वीडियो निकाला था, उसमें ये बताया था कि कई बार क्या होता है जैसे अब्यूज़ होते हैं, अब्यूज़ क्यों होते हैं, अब्यूज़ के लिए आपने गुड टच बैड टच बच्चे को नहीं बताया कि गुड टच बैड टच क्या होता है, कौन कैसे टच कर सकता है। पेरेंट्स सिर्फ नहाते समय मम्मा जो है आपको नहला सकती है, हाँ टच कर सकती है, और कोई नहीं टच कर सकता है, टच करे तो बताना, ऐसा पेरेंट्स को हम लोग नहीं बताते, और पेरेंट्स नहीं हमारे पास आते, या खुद उनको कोई अवेयरनेस नहीं होती। उल्टा ये होता है कि बच्ची ने कहा कि मैं भैया के पास सोई थी या अंकल के पास सोई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं सोना है, मुझे नहीं, अंकल क्यों आते हैं, तो आप उल्टा आप मारने लगते हो बच्चे को कि क्यों अंकल के लिए ऐसे कह रहे हो, अंकल आएंगे घर में। आप एक बार भी नहीं सोचे हो कि बच्चा नहीं बता पा रहा है, उसको शब्द नहीं पता, किन शब्दों में बताएं, उसे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बस वो ये कह रहा है कि ये इंसान मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई तो वजह होगी जो ये कह रहा है कि ये इंसान अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कुछ तो हम एनालिसिस करें इसकी, कहीं तो किसी तह तक जाएं। तो वो चीज़ें अगर हम अवेयर रहेंगे खुद भी, और बच्चों को भी हम गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग देंगे, तो बहुत सारे बच्चे अब्यूज़ से बच जाएंगे। दूसरा, हम जो कुछ भी बच्चे के साथ बिहेव करते हैं हमें सोच लेना होगा कि बच्चे पे इम्पैक्ट किस तरह से डाल रहे हैं। अगर मान लो पेरेंट्स ने डांट भी दिया, तो फिर पेरेंट्स को, अगर मान लो आपने डांटा है, तो अगर आपको लगता है आपने डांट दिया, आपने ज़ोर से बोल दिया, तो आपको बाद में सॉरी कहने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चे से कहना चाहिए कि सॉरी बेटा, मैं आपसे ज़ोर से बोल गई, मुझे ऐसे नहीं बोलना था। तो पेरेंट्स को भी, अगर आप भी ह्यूमन बीइंग है, अगर गलती से डांटा भी है तो आपको बोलना चाहिए। और देयर आर सो मैनी वेज टू शेप द बिहेवियर। आपको पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको मारने की ज़रूरत नहीं है। मारने से तो रीइंफोर्स होता है बिहेवियर। बच्चा कहता है कि हमको मारा गया है, तो ये इससे परेशान होते हैं, इन्होंने मुझे परेशान किया तो मैंने और परेशान करूँगा ये काम करके। अगर आप उसको शेप करना चाहते हैं तो आपको डीकंडीशनिंग करेंगे जिन वजहों से वो बिहेवियर कंडीशन हुआ है, और उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल इंसान से ही मदद लेनी पड़ेगी अगर आपको खुद नहीं पता है, क्योंकि जो बिहेवियर कंडीशन होता है उसको डीकंडीशन करना पड़ता है। आप मार के नहीं उसको हटा सकते उसके बिहेवियर से, क्योंकि वो लर्न हो चुका है। एंड स्पेशली आजकल जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग है और इंटरेक्शन का टाइम बहुत लिमिटेड रह गया है, तो मुझे लगता है प्यार से बच्चे के साथ बात करना, या उस थोड़े से टाइम में पूरे दिन के प्यार की कमी पूरी करना, बिल्कुल क्वालिटी टाइम इज इम्पॉर्टेंट। ये ज़रूरी नहीं पूरा दिन बच्चा आपके साथ रहे, जितनी देर भी आप साथ रहें, आपकी शेयरिंग पूरी तरह टू वे होनी चाहिए। आप पूरी तरह से उनके साथ बैठ करके बात कीजिए, उनकी बात सुनिए। बच्चा वेंटिलेट कर रहा है आपके सामने, मगर कई बार पेरेंट्स उल्टा कर देते हैं। टू वे में क्या कर देते हैं, पेरेंट्स खुद को वेंटिलेट करने लगते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। पता लगा माँ बाप का झगड़ा चल रहा है, 5 साल के बच्चों को बता रहे थे तेरे पापा ने ये किया, मेरे साथ वो किया, ये किया। ये तो बहुत ही गलत है। आप ये जानिए कि आपका बच्चा आपसे प्यार सीख कर रहा है, आपसे हेल्प सीख कर रहा है। वाई यू आर ट्राइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम योर चाइल्ड, वो उसका डेवलपमेंट की स्टेज है। आप अगर वहाँ जाके वेंटिलेट करना शुरू कर दोगे, आप कहीं भी वेंटिलेट करो, आप भगवान के सामने रो, आप किसी प्रोफेशनल के सामने रो, किसी वाइजर आपका कोई फ्रेंड के आगे रो लो जो आपसे ज़्यादा समझदार हो, गलत सीख ना दे आपको, किसी टीचर के सामने रो लो, लेकिन आप अपने बच्चे के सामने क्यों रो रहे हो? अपने बच्चे के साथ आपको बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना होगा। आपके बच्चे के सामने आपको तभी जाना होगा जब आप अपने आप को स्टेबल मूड में ले आओ, वो आपको करना होगा। कई बार मैंने देखा है पेरेंट्स आते हैं, वो एक घंटे वो पूरे डिक्टेटर बनने के लिए आते हैं, तूने ये नहीं करा, तू ये कर दे, तू वो कर दे। तो कई बार लगता है कि यार तुम एक ही घंटे तो हो पूरे दिन में साथ, उसमें भी प्यार से बात नहीं कर रहे हो और कमांड्स ही दिए जा रहे हो कि अब हाँ मैं 1 घंटे के लिए इस रोल में हूँ तो मुझे ऑर्डर चलाने हैं बच्चे। देखो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे को एहसास दिलाएं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को डराया ना जाए। मान लीजिए आपने कहा कि ये काम नहीं हुआ, ये तेरा होमवर्क नहीं हुआ, भाई अब कैसे होगा, आपने एक बार कह दिया, दोबारा आपने कहा, बच्चे ने कहा हाँ मम्मा मुझे करना है काम, तो आपने कहा कोई बात नहीं हम कर लेंगे। एक लाइन आपके लिए उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। आप खाली ये एक क्या कहते हैं हाफ क्लोज सेंटेंस की तरह कोई चीज़ छोड़ दोगे उसके मन में कि पहले तो आपने डांट दिया कि काम आपने बहुत गलत कर दिया, ये तो हुआ ही नहीं, और उसके बाद आपने सोल्यूशन कुछ दिया नहीं, तो उससे क्या होता है बच्चा इनसिक्योर हो जाता है। तो बच्चों को जो है ना, आप जब भी कोई चीज़ के लिए डांटते हैं
तो टीचर्स भी यही करते हैं कि पहले तो डांट दिया, तुम्हारा व्यवहार गलत है, ये गलत है। अरे बच्चों बच्चों को नहीं पता कि क्या गलत है। उनको आपको ये बताना चाहिए कि ये भाई इसको इस तरह से कर सकते हैं हम। गलत है वर्ड की जगह आप ये कह सकते हो आपने ऐसे किया था, लेकिन हम इस तरह से करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, इस तरह से करते तो ज़्यादा फ्रूटफुल रहता, किसी को नुकसान नहीं होता, या आपका होमवर्क नहीं पूरा हुआ। को पहले तो आपने रियलाइज़ किया, बच्चे ने कहा नहीं हुआ तो मम्मा को बच्चा डर गया पूरी तरह से, लेकिन आपका पर्पज़ डराना नहीं था, बच्चे को रियलाइज़ कराना था। फिर आपको बताना कोई बात नहीं, इतने दिन रह गए हम कर लेंगे, या कोई बात नहीं आपसे उसका खिलौना टूट गया, हम देख लेंगे अब हम क्या कर सकते हैं। तो आप उनको जाके सबसे पहले सॉरी कह देना जिनका भी खिलौना टूटा है आपसे। तो वो सारी चीज़ें हमको बस ये दिखाना है कि बच्चे को ये पता हो कि ये चीज़ जो है ना, ये हो गया है और ये मैं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, मुझसे हुआ है। मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और साथ साथ मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं इसे कोप कैसे करूँ, क्या सोल्यूशन निकालूँ, और वो सोल्यूशन निकालूँ जिसमें मेरी एक्सेप्टेंस के साथ वो सोल्यूशन हमेशा प्रोडक्टिव वे में जाए। तो ये हमें बच्चों को सिखाना है। मैम कई लोग जो डैमेज होते हैं या डैमेज से गुजरे होते हैं, उनको लगता है यार थेरेपी से क्या होगा, या वो थेरेपी जा भी रहे हैं तो उनको लग रहा है थेरेपी काम नहीं करती। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरे जो अपने एक्सपीरियंस, जो मेरा 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर थेरेपिस्ट अच्छा है और कोई भी क्लाइंट पहली बार आपके पास आया है, मोस्ट ऑफ द थेरेपिस्ट ये करते हैं कि उसकी केस हिस्ट्री लेते रहते हैं, उसका असेसमेंट करते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि दोबारा आना। वो दोबारा आता ही नहीं है। वो केस हिस्ट्री में उसका इतना सारा आपने पूछ लिया, वो सारे ट्रॉमा में जो गुजरा है या कुछ भी उसके साथ हुआ है, और उसको कुछ रिलीफ तो मिली नहीं है। मेरे हिसाब से आप थोड़ा पूछने के बाद अपना केस पूरा करते रहना, उसको उस दिन जिस दिन वो आया है उस दिन आप उसके साथ रैपो बना के, ट्रस्ट बिल्डिंग करके, कुछ एश्योरेंस, कुछ ऐसी चीज़ दीजिए जिससे उसे ये बिलीव हो कि ये इंसान शायद मेरी मदद कर पाएगा। कुछ वेंटिलेट कराना, कुछ एक्सेप्ट करना, जो भी वो बता रहा है उस चीज़ को समझना, उसको मान लेना, उसके हाँ तो तुम कह रहे हो मैंने समझ लिया है, मेरे अंदर पूरी एम्पैथी है, मैंने अपने आप को, आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन योर शूज़, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, व्हाट द प्रॉब्लम इज देयर, वाट एवर यू आर फीलिंग, एग्जैक्टली आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट। तो वो चीज़ कराते नहीं है थेरेपिस्ट, जिसकी वजह से दोबारा नहीं आता है। अगर आपका रैपो बन गया है, आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग हो गई है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में चूक नहीं करनी चाहिए। उतना तो आपको समझना ही पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, उतना तो असेसमेंट करना ही होगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका कितना टाइम। तो आपको मान लो आपको लगता है कि 5 सेशन में ठीक हो जाएगा, तो आप उससे कहिए कि ये 6-7 सेशन में ठीक हो जाएगा, हो सकता है 5 सेशन में भी ठीक हो जाए, क्योंकि जो 7 सेशन की बात है हो सकता है कि उसके कोऑपरेटिवनेस पे भी डिपेंड करती है। तो आपके पास एक टाइम लिमिट तो होगा, क्योंकि उसके दिमाग में भी फ्रेमवर्क होगा कि भाई मुझे इतनी बार आना है, क्योंकि कॉस्ट भी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। किसी के पास नहीं आने जाने का पैसा है, किसी के पास नहीं आने जाने का समय है, तो उसको ये लगने लगेगा कि बस इतनी बार आना है। और आपके पास 2-3 बार आ गया और उसे बेनिफिट ड्रास्टिक हुआ है, उसके प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, उसके अंदर बहुत मेंटल पीस आ गई है, तो फिर वो कहीं कैसे भी मैनेज करके आएगा। लेकिन इनिशियल सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे थेरेपिस्ट का भी रोल है कि आप पेशेंट के अंदर कैसे ये चीज़ यकीन दिलाते हो कि आप हो उसकी हेल्प करने के लिए, तो ये ज़रूरी है। आपके पास कोई ऐसा केस आया कि या आप कोई एग्जाम्पल से बताओ ना कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था और आपने उसका पेशेंट का ट्रस्ट कैसे जीता सच दैट ही कुड ओपन अप फॉर ट्रीटमेंट। नहीं तो कई बार पेशेंट ही क्लोज्ड है तो आप कुछ भी बोलते रहो उस पर असर ही नहीं करेगा। तो कैसे आपने मतलब नहीं बता रहा था एंड देन सडनली कुछ हुआ एंड उसने आपको बताया हो अपना कुछ? मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी तो नहीं लूज़ कर सकती, मगर मेरे पास जो बच्चा आया था वो बच्चा कई जगहों से होके आया था, कहीं उसका पेन रिलीफ नहीं हुआ था। मैं ये नहीं कह रही कि आई एम परफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। कई बार आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, लेकिन आप रेपो बिल्ड करने में, आप ट्रस्ट बिल्डिंग करने में चूक कर जाते हैं। वो आप डायरेक्ट थेरेपी करने शुरू कर देते हो, तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो वो बच्चा अभी रिसेंटली मेरे पास आया था और वो कई जगह से होके आया था, और बाई चांस की बात है कि कहीं ना कहीं से मुझे जब वो कुछ कर रहा था तो मैं थोड़ा सा एसेस किया मैंने उसको, और उसका हिस्ट्री जानने के बाद मुझे लगा कि ये बच्चा रुकेगा नहीं, चला जाएगा। तो मुझे उसको कहीं से भी हील करना है। कोई इसका एक कॉर्नर जो इसका पेनफुल है, मुझे आज ही हील करना होगा। अगर मैंने हील नहीं किया तो ये बच्चा रिलीफ नहीं महसूस कर पाएगा। और मैंने वैसे ही किया। जो बहुत ट्रेंड थेरेपिस्ट होते हैं उनको
इस चीज़ का डर रहता है कि आपका एंजाइटी इंसान का इतना ना बढ़ जाए कि नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, क्योंकि आप टच करने चलते हो एंजाइटी को, और एंजाइटी को टच करने का एक ही तरीका होता है कि एंजाइटी को पहले आप सामना कराते हो इंसान का। तो जैसे ही आप स्टिमुलस का सामना करते हो, जो ट्रॉमेटिक स्टिमुलस का सामना करते हो, तो कई बार इंसान और ज़्यादा बिगड़ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो आपको अपने आप को सोच लेना होता है कि मैं इसको टच करूँगा और इसको ज़रा सा भी ऐसा लगा कि ये ट्रिगर हो रहा है, वहीं मुझे हील कर देना है, इसको इसी जगह पे हील कर देना है। तो ये एक चीज़ ले करके बहुत ही ध्यान से उसको हील किया, और उस हील करने के बाद ही पहले दिन ही उस बच्चे ने काफ़ी महसूस किया और तुरंत रोक दिया। जहाँ मुझे लगा कि नाउ आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, वहीं पे उसको रोक दिया, मतलब उसको टच नहीं किया उसके अनकॉन्शियस को, उसके बियॉन्ड, तो वहीं पे रोक दिया। लेकिन उस जो थोड़ी सी हीलिंग हुई थी, यानी 10% जो हीलिंग हुई थी, उससे ही बच्चे को इतना अच्छा लगा कि वो नेक्स्ट टाइम अपने आप आया। Okay. क्या आप हिप्नोसिस वगैरह भी यूज़ करते हो, ऐसी कोई टेक्निक? हम लोग सब तरह की थेरेपी यूज़ करते हैं। जो देखिए कई तरह की अभी 4th वेव साइकोथेरेपी चल रही है, जिसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी का जब सबसे ज़्यादा जोर है कि कैसे सोल के थ्रू आप चीज़ों को महसूस करें, कैसे एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी और पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट करें। तो 4th वेव में इंडिजिनस थेरेपीज़ भी आती हैं, जो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बातें करते हैं, जो हम इंडियन थेरेपीज़ की बातें करते हैं। तो 4th वेव थेरेपी अभी जो आई है, उसमें बहुत सारे मिक्सचर हैं चीज़ों के, जिसका सोल पर्पज़ है कि आपको पॉजिटिव कैसे फील करा, एनवायरनमेंट ही पॉजिटिव हो, पॉजिटिव की तरफ वर्क करना है, निगेटिव की तरफ जाने की बजाय। तो लगा के शुरू से, अगर आप हिप्नोथेरेपी जो बात कर रही हैं, साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी, जिसमें हम एक तरीके से काउच पे लिटा करके फ्रॉइड की तरह ले जाते थे अंदर, और अंदर जाके अनकॉन्शियस से जाके वो कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज़ करते थे वहाँ से, वो भी हम करते हैं। लेकिन वो बहुत लंबा होता है, तो हम शॉर्ट टर्म साइकोडायनेमिक थेरेपी करते हैं, यानी कि जब नीड होता है तो शॉर्ट टर्म के रूप में उसे करते हैं। और साथ में हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी जो भी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर माइंडफुल बेस्ड थेरेपीज़, इंटरपर्सनल थेरेपीज़, प्लस हम लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड, टाइम नहीं है तो सोल्यूशन ओरिएंटेड थेरेपीज़ भी करते हैं, इमोशन फोकस थेरेपीज़ भी करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग कई बार स्कीमा अंदर है, बहुत ज़्यादा एक चीज़ गांठ बन गई है, कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर चीज़ एक गांठ बन गई, तो स्कीमा फोकस थेरेपीज़ भी करते हैं। तो वो वाली जो 3rd वेव में थेरेपीज़ थी, वो सारी भी करते हैं। और साथ साथ में हम लोग जो एविडेंस बेस्ड योगा वगैरह जो एविडेंस बेस्ड हो चुका है कि भाई इस तरह की पर्टिकुलर एक्सरसाइज डिप्रेशन में की जा सकती है, इस तरह की पर्टिकुलर एक्सरसाइज एंजाइटी में की जा सकती है, डिपेंड ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन्स बॉडी, वो भी हम बताते हैं साथ साथ में। और कई बार क्या होता है कि मैंने रेकी सीखी हुई है, तो मैं कई रेकी पर से अलग से नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन वो फैसिलिटेट कर देता है मेरी प्रोसेस को। जैसे मान लीजिए मैं किसी को विजुअल इमेजरी करा रही हूँ, कॉग्निटिव थेरेपी का एक पार्ट है कि उसके अंदर मन में जाके जो उसका जो स्टिमुलस है, जो निगेटिव स्टिमुलस उसके मन में रहता है, उसकी जगह एक न्यूट्रल स्टिमुलस बिठा रही हूँ मैं। तो मैं एक लॉन्ग रन में, अगर मैं CBT के थ्रू जाऊँगी, तो लॉन्ग रन में मैं उसको पहले रिलैक्स करूँगी, पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के बाद उसके थॉट्स को जानूँगी, थॉट्स डायरी बनाऊँगी, और उसके बाद उसके अंदर जो इस समय स्टिमुलस चल रहा है उसको जानूँगी। फिर उसके अंदर विजुअल इमेजरी में जाके एक और इमेज बिठाऊँगी जो उसके लिए न्यूट्रल होगी, और ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो कई बार हम फटाफट रेकी जैसे प्रोसीजर के थ्रू उसका जो है निगेटिव वाइब्स को हटा सकते हैं और उसको कंसंट्रेट करा सकते हैं, वो फैसिलिटेट कर देता है। दैट इज़ द ओनली फैसिलिटेटिंग प्रोसेस। तो इंडिजिनस चीज़ें भी यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी यूज़ करते हैं जो योगा टेक्निक है, रेकी वगैरह की चीज़ें करते हैं, जो एनर्जी हीलिंग की बात करता है, वो चीज़ें भी यूज़ करते हैं। लेकिन वो सिर्फ सेकेंडरी हैं। मेन हमारा साइकोथेरेपी है, जिसमें हम पूरी तरह से ट्रेंड हैं और जिसमें हमने ट्रेनिंग ली हुई है, जिसमें हमने पढ़ाई करी हुई है। कभी कोई ऐसा पेशेंट आया जिसने आपके क्लिनिक में या आपके चेम्बर में ही सामान फेंकना शुरू करा हो, या हिस्टीरिकल हो गया हो, या जैसे हम कहते हैं ना मैनिया, या ऐसा कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर? ऐसा हुआ एक बार RML में। क्या हुआ था कि एक RML में जब मैं काम करती थी, उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था जो दवाओं से, सीडेटिव्स दिए जाते हैं, तो दवाओं से वो कंट्रोल था, उसका मैनिक जो फेज़ था, और वो मेरे पास आया। और ये हुआ कि चलो उसको एक्टिविटी शेड्यूलिंग कराते हैं, ज़्यादा कुछ मैनिया में नहीं करा सकते हम, एक सोशल रिदम थेरेपी और एक्टिविटी शेड्यूलिंग कराते हैं। तो जब वो मेरे पास आया तो उसने बात करनी शुरू की और मेरा रैपो बनना शुरू हुआ। तो उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि इसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो सामने वाला इंसान होता है,
तो उसके अंदर वर्बल जो जेस्चर्स होते हैं वो 30% होते हैं, 70% नॉन वर्बल जेस्चर्स होते हैं जो अच्छे थेरेपिस्ट को कैच करने होते हैं। तो उसके नॉन वर्बल जेस्चर्स कह रहे थे कि उसके अंदर चेंज आना शुरू हो गया है उसकी बॉडी में। तो मुझे लग गया था कि इसके अंदर मैनिया का एपिसोड पड़ सकता है। तो मैंने तुरंत पेपर वेट वहाँ से हटाया, अपनी बॉटल हटाई और उससे बात करते करते मैंने हटाना और मैंने तुरंत अपनी स्टूडेंट से कहा कि गार्ड को बुला के लाओ, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने उससे कहा कि आप मुझसे बात करने आएंगे, आप बात करना चाहेंगे, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और हम आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बाद में बात करेंगे। और इतना बात करते करते ही वो एकदम एक्टिवेट हो गया और हाथ पैर फेंकने लगा और 4 लोगों के कंट्रोल में ना आने वाला ऐसा हो गया। गार्ड आ गए थे तो गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया। आपको डर नहीं लगा? नहीं, हम लोग ट्रेंड होते हैं तो पता नहीं चलता। हम लोग इस तरह से ही बैठते हैं कि हम ऐसी जगह पे ना जाएं, क्लोज प्लेस पे ना बैठें कि मान लीजिए डोर हमारे सामने नहीं है और हम ना निकल पाए, मैनिक पेशेंट को देख रहे हैं, हम ना निकल पाए। तो हमें पता है कि हमको अगर ऐसा कोई पेशेंट आ जाए तो हमें कैसे निकलना है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है। तो वो सब चीज़ें तो ध्यान रखनी पड़ती है। लेकिन जो मेंटल पेशेंट होते हैं वो एंटी सोशल नहीं हैं, वो अपनी बीमारी से परेशान हैं, है ना, और उनको आपको ट्रीट करना आता है तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो ये जो मैनिया वाले केस में था, इसका जेनेसिस क्या था कंप्लेन का? देखिए वो केस तो नहीं याद है। जो मैनिया जो सिम्टम्स होते हैं वो डिप्रेशन का ही दूसरा पार्ट होते हैं। जो भी इटियोलॉजी डिप्रेशन की वही मैनिया की है, बस प्रोजेक्शन है। मैनिया इज द प्रोजेक्शन ऑफ डिप्रेशन कि आपको या तो आपके जो इमोशंस हैं वो नीचे चले जाएंगे, लो हो जाएंगे या इलेटेड हो जाएंगे। लेकिन दोनों में ही इंसान किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरा होता है और वो इस रूप में बाहर आया हुआ होता है। तो जब उसकी थेरेपी की जाती है, दोनों का थेरेपी करने का तरीका अलग है, दोनों की मेडिसिन अलग है, बट दोनों ही लोग किसी न किसी परेशानियों से गुजरने के बाद इस इलनेस में कन्वर्ट हुई होती प्रॉब्लम्स। और कुछ जेनेटिक भी होता है थोड़ा बहुत। मैम कई बारी डिप्रेशन के पेशेंट को पता ही नहीं होता कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है या किस स्टेज पे जाना है, तो उस पेशेंट के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, डिप्रेशन के पेशेंट में इंसाइट होती है, उन्हें पता होता है कि मुझे परेशानी है, मैं अपने उस फॉर्म में नहीं हूँ जिस फॉर्म में हो सकता था, मेरे अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, मगर उनकी जो इंटरेस्ट होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और सैडनेस की फीलिंग उनके कोर फीचर्स होते हैं। तो उनको उनकी इच्छा ही नहीं होती कोई काम करने की। उनको लगता ही नहीं कि मैं उठ के कैसे जाऊं, कैसे मिलूं। वो जो झील है, वो जो ऐसा लगने लगता है उन्हें कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आई एम वर्थलेस, मैं कुछ, ऐसा जो फीलिंग्स हैं वो उनको रोक लेती है हर काम करने से। और जबकि उन्हें पता होता है, जैसे ये चीज़ इस तरह से समझिए कि जब किसी के यहाँ किसी की डेथ होती है तो वो उसे कहा जाए आप खाना खाओ तो वो खाना नहीं खाता, कहता मेरी इच्छा ही नहीं खाने की, लेकिन उसे पता होता है उसे खाने की ज़रूरत है। ब्रीमेंट पीरियड 2 महीने का चलता है, उसके बाद अपने नेचुरली इंसान ठीक होने लगता है, मगर डिप्रेशन कंटिन्यू रहता है जब अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते। हालांकि किसी भी तरह का डिप्रेशन 2 साल के बाद ऑटोमेटिक भी क्योर होता है, पूरी तरह से डिप्रेशन नहीं चलता है, लेकिन 2 साल भी क्यों कोई सफ़र करे। अगर ज़रा सा भी कोई इंसान उनकी हेल्प कर दे, टॉर्च बियरर की तरह उनके पास जाके कह दे कि हम तुम्हें ले चलते हैं डॉक्टर के पास, तो उनकी हेल्प की जा सकती है। तो मैम डिप्रेशन में क्या मेडिसिन दी जाती है या काउंसलिंग से ठीक होता है? देखिए, दोनों का रोल है, क्योंकि डिप्रेशन में हमारे अंदर जो है एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन, वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो जो न्यूरोनल बटन से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं, अगर उनका अप डाउन हुआ है तो वो मेडिसिन ही ठीक कर पाती है, क्योंकि मेडिसिन वहाँ जाके वर्क करती है और उससे जो है उनका केमिकल जो बैलेंस है वो आता है। और साथ साथ में थेरेपी ज़रूरत है, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ स्टाइल बिगड़ चुकी होती है, उनकी आदत ऐसी हो चुकी होती है, उनके अंदर जो है सेल्फ एस्टीम उनका डाउन हो चुका होता है, उनके अंदर जो है उनकी पूरी शेड्यूलिंग बिगड़ चुकी होती है, उनके अंदर गिल्ट फीलिंग आ चुकी होती है। तो उनके अंदर सस्टेनेबिलिटी को लाने के लिए, उनको इस मुसीबत से निकालने के लिए, उनकी कोपिंग को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें करने के लिए साइकोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों के बीच में ऐसा मानना भी है कि अगर आपने डिप्रेशन की मेडिसिन छोड़ दी लेनी तो फिर आप सुसाइडल हो जाते हो और सुसाइड करने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसा सच है क्या? ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, ये मिथ है। डिप्रेशन की दवा से बल्कि सुसाइडल रिस्क कम होता है और आपका वो रिस्क सबसे पहले देखा जाता है कि आपके अंदर सुसाइडल रिस्क तो नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन अगर सीवियर लेवल पे पहुंचा है तो सुसाइडल आइडिएशन या अटेम्प्ट्स आते हैं। और ये भी इसी वजह से आ रहे होते हैं कि आपके अंदर इतना केमिकल इम्बैलेंस होता है, प्लस आपका आत्मविश्वास है वो ख़त्म हो चुका होता है और आपके अंदर गिल्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो आपको जब डिप्रेशन की दवा दी जाती है तो डिप्रेशन अगर ठीक हो रहा होता है तो डॉक्टर पहले दवा को एक लेवल पे देने के बाद उसे बढ़ाता है, फिर प्लेटो आता है,
फिर जब सिम्टम ठीक हो रहते हो तो वो अपने हिसाब से डिक्रीज़ करके देखते हैं कि क्या स्टेज है भी, उस हिसाब से टैपर भी की जाती हैं दवाएं। और साइड बाई साइड अगर साइकोथेरेपी चल रही है तो इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं, डिप्रेशन में 100% क्योर होने की चांसेस रहती हैं। कॉलेज में जिन बच्चों को डिप्रेशन होता है अक्सर उन्हें लगता है कि हम विस्की की बॉटल खोल लें या वोडका की बॉटल खोल लें तो हमारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो उनके लिए अगर हम इस्टेब्लिश करें कि मेडिसिन वर्सेस अल्कोहल, क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, अल्कोहल अपने आप में मेंटल इलनेस को एनहांस करता है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस ली गई है, अल्कोहल सिडेटिव होता है, अल्कोहल और डाउन करता है ब्रेन की एक्टिविटी को। तो अगर आप जो है अल्कोहल या कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं तो मेंटल इलनेस एनहांस होगा। तो उसमें क्या होता है, कई बार डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन भी, उसमें डिप्रेशन के साथ साइकोटिक फीचर्स भी आने शुरू हो जाते हैं, कॉग्निटिव डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो आपका ब्रेन जितनी एक्टिवली काम कर रहा था उसकी एक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। जो आप बोल रहे थे, पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऐसा होता है जो इमोशनल रेगुलेशन के काम आता है, वो आपका जो है वो उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी और आप जो है आपका एमिगडाला बढ़ने लगेगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप क्या करोगे, आप कभी भी किसी तरह से भी बिहेव करोगे, आप कुछ भी तरह से बिहेव करोगे और इस चीज़ को चाहे आपको रियलाइज़ हो कि मेरा व्यवहार गलत है या सही हो, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आप को। और डिप्रेशन तो था ही आपको, साथ साथ में दूसरी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। एनहांस ही होगा, वो कम नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस हम लेते हैं तो ब्रेन फील नहीं कर पाता जब तक हम सब्सटेंस लेते हैं कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, जबकि वो प्रॉब्लम उस सब्सटेंस की वजह से ही हो रही होती है। और जब हम सब्सटेंस नहीं लेते हैं तो हमारे अंदर विड्रॉल सिम्टम शुरू होते हैं, तो हमें लगता है कि हम सब सब्सटेंस लेते हैं तो हम ठीक रहते हैं। मगर ये बिल्कुल ही अलग थ्योरी है, जो बिल्कुल एक तरह सा इल्यूज़न है एक इंसान के लिए। और प्रॉब्लम सारी सब्सटेंस की वजह से हो रही थी, लेकिन इंसान को तब पता चलता है जब उसके जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, स्पेसिफिकली लिवर, और साथ साथ में उसका ब्रेन के कॉग्निटिव डिक्लाइन भी शुरू होता है। और इसके साथ साथ जो है आपका कोई भी मेंटल इलनेस घर कर सकती है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ एक कैटेगरी है, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू एनी ड्रग। उसको वो चीज़ देखी जाती है कि आपका डिप्रेशन अगर चल रहा है तब तो आपका डिप्रेशन है प्लस सब्सटेंस ने बढ़ा दी वो प्रॉब्लम। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब्सटेंस ले रहे थे, सब्सटेंस लेते लेते जब वो प्रॉब्लम्स आ गई तब मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू पर्टिकुलर सब्सटेंस आएगा। तो सब्सटेंस की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। सब्सटेंस लेते लेते अगर आप चीज़ ऐसे कोई डिप्रेशन या कोई मेंटल इलनेस है, उसके साथ साथ आप सब्सटेंस लेने लगे बाद में, तो वो एनहांस ही होगा, उससे वो क्योर नहीं होगा। एक पति जिसकी वाइफ की डेथ हो गई है और वो शराब पी रहा है, एक लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई है और वो शराब पी रहा है, और एक कॉलेज का यंग लड़का जो कंपनी थी जिसकी शराब पीने वाली और वो शराब को एडिक्टेड हो गया है। क्या इन लोगों को भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की ज़रूरत है? हर किसी को ज़रूरत है। इवन मैं ये मानती हूँ कि छोटी सी, जैसे आपको कोई भी बुखार होता है तब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोविड होता है तब भी डॉक्टर के पास जाते हो, कैंसर होता है तब भी डॉक्टर के पास जाते हो। छोटे से बुखार के लिए आप तो नहीं सोचते ना कि बुखार है तो हम ना अपने आप से ही सब कुछ कर लें। आप हर चीज़ के लिए डॉक्टर को कंसल्ट करते हो तो ही बेटर होता है। इसी तरह से मेंटल इलनेस की भी बात है। अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आपके साथ हुई है तो इज़ बेटर कि आप मेंटल हेल्थ जो प्रैक्टिशनर हैं जो भी हैं, अब तो हर हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, अनिवार्य हैं। इवन स्कूल में भी साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर आपको हेल्प लेनी चाहिए तो इसमें कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। ये वैसे ही है जैसे फिजिकल इलनेसेस हैं। तो चाहे कोई भी इंसान है, किसी भी दुख से गुजर रहा है, चाहे वाइफ ने छोड़ा हो, चाहे गर्लफ्रेंड ने छोड़ा हो, किसी ने भी छोड़ा हो, जिस वजह से भी ये चीज़ें ली जा रही हैं, ये कभी भी समस्या का हल नहीं है। इससे समस्या बढ़नी ही बढ़नी है। आप नॉन प्रोडक्टिव होते जाओगे, जो आप अपनी लाइफ लीड कर रहे थे उससे भी हाथ धो बैठोगे। तो कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तू मेरे पास आ गया, चल अपना काम कर जा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लेते नहीं थे और आप लेने लगे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप लेते रहे हो और आप एडिक्ट हो चुके हो तो इसका मतलब है कि आपको तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैम, कई लोगों को लगता है कि हम अगर ये दवाई खाएंगे डिप्रेशन की, एंजाइटी की, हम इन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर इनके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ दवाएं होती हैं जिन पे इंसान डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन मोस्टली जितने भी डॉक्टर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्हें पता है कि किस तरह की डिपेंडेंसी आ सकती है। तो दवाएं सिम्टम के हिसाब से दी जाती हैं। जो इलनेस है वो क्रॉनिक है
या अभी थोड़े दिन के लिए एपिसोडिक हुई है, कितना उसका जो है इंटेंसिटी है उस हिसाब से दी जाती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेडिसिन दी जाती हैं। और अगर आप डॉक्टर के कहने से मेडिसिन या थेरेपी लेते हो तो इन सब के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी काम है डॉक्टर को टैकल करना। वो डॉक्टर खुद अपने हिसाब से करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि मेडिसिन टैपर हो जाती है और साइकोथेरेपी चलती रहती है, तो साइकोथेरेपी का तो कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की, वहाँ तो साइकोथेरेपिस्ट भी कहते हैं कि अभी आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और एक समय के बाद अगर आपकी मेडिसिन टैपर हो गई है तो साइकोथेरेपी तो आप ऐसे कर सकते हैं कि वंस अ वीक ले सकते हैं, ट्वाइस अ वीक ले सकते हैं। फिर ठीक होने लगे तो फोर्टनाइटली, फिर वंस अ मंथ ले सकते हैं। फिर आप फॉलो अप्स कर सकते हैं, या बूस्टर आपका टैपर भी हो गई, आपकी जो वो टर्मिनेट भी हो गए आपके सेशंस, तो भी आप जो हैं वो क्या कहते हैं बूस्टर सेशन ले सकते हैं आकर के। मैम आजकल हम देख रहे हैं कि आई थिंक 5th-6th क्लास के बच्चों के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, जबकि पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। इनफैक्ट पीरियड्स भी बच्चों को अर्ली आ रहे हैं। अगर हम गर्ल्स में कहें मिनार्की की एज पहले शिफ्ट हो गई, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमारा जो सोशल मीडिया है, बच्चे समय से पहले ही जान जाते हैं कि कोई मेल फीमेल के एक कुछ स्पेशल रिलेशनशिप्स होते हैं, और इस तरह की बातें करने लगते हैं। बहुत ही कम ही इससे ऐसी बातें करने लगते हैं मेल फीमेल वाली। उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुए होते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप भी पूरी तरह से नहीं हुए होते हैं। और उन्हें लगता है कि ये एक्टिविटी कर सकते हैं, करनी चाहिए, हम बड़े हो गए। इवन बच्चे, एडोलेसेंट बच्चे आपस में बातें करते हैं कि अगर तुम ये ऐसा बात नहीं करते हो, तुम एडवांस नहीं हो, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। और बच्चों को कुछ नहीं पता क्या है, वो चैटिंग करने लगते हैं। कई बार गलत सर्किल में फंस जाते हैं, गलत लोगों के बीच में फंस जाते हैं, या गलत एक्टिविटीज़ कर जाते हैं, और उसके बाद उन्हें गिल्ट होता है, या वो उनकी आदत उनकी इस तरह की शुरुआत है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं जो अभी 12-13 साल के हैं, और वो लड़कों के बीच से बात करना शुरू कर दिए हैं, लड़कों को ढूंढते हैं बात करने के लिए, लड़कों के साथ दोस्ती पसंद है। उन्हें ये नहीं पता है कि उनका क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, वो ऐसा करने लगे हैं। इवन कई बार ये होमोसेक्सुअल भी चीज़ें चल रही हैं कि छोटे लड़के बड़े लड़कों के चक्कर में आ गए हैं, इस तरह की चीज़ें आने लगी हैं। उनको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बहाव में बहते चले जाते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को की हर एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखना, बच्चों को बिजी करना। बच्चों को बिजी करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको पूरे टाइम वो ट्यूशन कर रहा है, पूरे टाइम पढ़ रहा है, उसके पास खेलने का टाइम नहीं है, एनर्जी चैनलाइज करने का टाइम नहीं है। वो कुछ भी करे, डांस करे, ड्रामा करे, कोई जो है आर्ट बनाए, ड्राइंग का काम करे, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करे, कुछ भी करे, लेकिन बच्चा बिजी होना चाहिए और माँ बाप को पता होना चाहिए उसका बच्चा इस समय क्या कर रहा है। एक मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। साथ में बच्चे के साथ वेंटिलेशन जरूरी। बच्चे बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। अगर माँ बाप पूरी छूट दे देंगे, वो हर बात बताएंगे, तो इनिशियली आगे बता देगा ना कि मेरे क्लास में ऐसी बातें कर रहे हैं बच्चे, तो आप पहले ही अलर्ट हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है ना। आप टीचर से कहोगे कि हम चीज़ों का ध्यान रखना है, इनको ऐसे खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस तरह की बातें करने लगते हैं। इनको इतना प्रोडक्टिविटी में डाल देना है कि इनको आदत हो जाए एक प्रोडक्टिव वे में भी एनर्जी चैनलाइज करने की, और इन चीज़ों से दूर हट जाए। सोशल मीडिया से इनको दूर करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब चीज़ों को, किन चीज़ों के लोगों के संगत में आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं जो उन्हें बहका रहे हैं, बाहर कोई बड़े लड़के मिल रहे हैं वो बहका रहे हैं, या कोई चैटिंग करने की कोशिश कर रहा है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर किसी पेरेंट को पता लगता है कि उसके लड़की का बॉयफ्रेंड है, या किसी लड़के की मदर को पता लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो इसको कैसे डील करें एट होम? कितना सेंसिटिविटी रखना ज़रूरी है, या इसे स्ट्रिक्टली डील करना है? पेरेंट्स के लिए आप कैसे कहोगे कि इस सिचुएशन को कैसे अप्रोच करें? देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत मैच्योर होते हैं, और उन्होंने इतना मैच्योर वे में किया होता है कि बच्चों को अपनी हदें पता होती है, उन्हें पता होता है दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक फिजिकल स्पेस है, इस स्पेस में कोई नहीं आ सकता है। हमारा फ्रेंड है लेकिन हम उससे बादा बात करते हैं, लेकिन हमारा एक स्पेस है, उसमें कोई नहीं आ सकता है। अभी हमको पढ़ना है, अभी हमें लिखना है। ये सारी बातें बच्चों को पहले से ही पता होती हैं। और ऐसे में जब एडोलेसेंट स्टेज में अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो पेरेंट्स जो है उनके लिए वो नॉर्मल बिहेवियर होता है, और उन्हें पता है कि उनका बच्चा, उसको अपनी हद पता है। काफ़ी मैच्योर वे में बच्चे पले
हुए होते हैं और उन्हें सब कुछ पता होता है। वहाँ पे प्रॉब्लम्स होने की चांसेस बहुत कम होती हैं कि बच्चा काफ़ी इंडिपेंडेंट करा गया होता है शुरू से ही और उसे सब पता होता है कि मुझे इतनी ही बात करनी है, तुम मेरे को ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है मेरे दोस्त हो लेकिन नहीं इस तरह से नहीं कर सकते, हम यहाँ हाथ मिला सकते हैं, यहाँ पे हाथ नहीं रख सकते, यहाँ नहीं, पहले से बच्चे ट्रेंड होते हैं वहाँ तो ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं कुछ पता होता है ये क्या होता है, क्योंकि जो है छोटे बच्चों को चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसे नहीं पता है स्टिमुलेशन हो रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना है और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं हो सकता है, ये कुछ होता भी है या नहीं होता, कुछ पता नहीं होता है उन लोगों को। लेकिन गिल्ट बहुत होती है सब चीज़ें होने के बाद। तो उन चीज़ों के लिए वही है कि आप उस माहौल में या तो पालिए कि इन चीज़ों को ये चीज़ें क्रिएट ना हो, और या बच्चे के अंदर एक लेवल पे आके उसके लेवल पे इतनी अवेयरनेस उसको होनी चाहिए कि मुझे इतनी बात करनी है, किससे बात करनी है। मेरी लड़की फ्रेंड भी है या लड़का फ्रेंड भी है, तो मुझे सेम सेक्स फ्रेंड भी है, तो मुझे अपनी फिजिकल स्पेस में ऐसे कैसे किसी को एंटर नहीं करने देना है, मेरे को इस तरह से बात करनी है, मेरी ये हद है, मैं बाहर किस तरह से बिहेव करूँगा, इतना ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। सपोज़ किसी पेरेंट को पता लगता है जब बाउंड्रीज क्रॉस हो चुके हैं, तो क्या उस बच्चे को साइकोथेरेपिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास ले जाएं या उसको कैसे डील करें? क्योंकि जितना मैंने देखा है इंडियन हाउसहोल्ड्स में, वो मार पीट के बच्चे को ताले में बंद कर देना, या तुम स्कूल नहीं जाओगे या स्कूल नहीं जाओगी, या उस तरह से ही पेरेंट्स डील करते हैं, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स। तो ऐसे में कैसे डील करें अगर उनको पता है आफ्टर द स्टेज वेयर बाउंड्रीज हैव बीन क्रॉस्ड? एक्चुअली पेरेंट्स सब कुछ कर चुके होते हैं तब हमारे पास आते हैं। पहले तो वो स्कूल बदलवाते हैं, फिर एक बार एक और दोबारा स्कूल बदलवाते हैं, फिर तिबारा स्कूल बदलवाते हैं, फिर बच्चा जो है चला जाता है, फ्रेंड के साथ रात में लेट आ रहा है, या बच्चा चोरी चोरी बात कर रहा है, रात में 2 बजे उठ के बात कर रहा है, जब उन्हें लगता है, और जब बच्चा सामान चीज़ फेंकने लगता है, उसको मोबाइल नहीं दिया जाता है, मोबाइल छुपा के रख दिया जाता है, और इतना आदी हो जाता है चीज़ों का, मुझे घर से बाहर निकलने दो, मुझे बाहर जाने दो, जब मुझे लगता है कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब वो लेके आते हैं। लेकिन अगर वो पहले ही लेके आ जाएँ तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से जल्दी सुधर जाएंगी। एक बारी बाउंड्री क्रॉस होने के बाद डू यू थिंक रिवर्सल इज पॉसिबल? बच्चे 100%। आपको पता है एडोलेसेंट बच्चे भी बहुत ज़्यादा रिवर्सिबल स्टेज में होते हैं। ज़रा सा भी उनको हेल्प मिल गई, उनके अंदर समझ कहीं ना कहीं होती है, उनके अंदर सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका जो है ना वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा ढाल दिया वैसा ढल गया। लेकिन अगर एक बार दोबारा से उनको फिर से हाथ लगाकर दोबारा स्ट्रक्चर किया जाए, बहुत जल्दी स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, एडल्ट होता है और बड़ा होता है, रिजिड होता चला जाता है, उसकी बाउंड्री रिजिड होती चली जाती हैं। तो बड़ों को डील करने से बहुत बेटर होता है बच्चों को या एडोलसेंट को डील करना। बहुत जल्दी बहुत कोऑपरेट करते हैं। मेरी अपनी लाइफ में मैंने कोई भी ऐसा एडोलसेंट नहीं देखा जिसको फ़ायदा ना हुआ हो, अगर वो आया है तो, क्योंकि वो बच्चे बहुत जल्दी आपकी पेरेंट्स की बात से ज़्यादा वो कई बार टीचर की या थेरेपिस्ट की बात सुनने लगते हैं, और कई बार थेरेपिस्ट के थ्रू पेरेंट को की भी बात को समझने लगते हैं पूरी तरह से, कि अच्छा आप वैसे डायरेक्ट नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अगर थेरेपिस्ट ने समझाया तो उन्हें समझ में आ रहा है कि वाई मम्मा इज़ सो मच स्ट्रेसफुल, वाई मम्मा इज़ बिहेविंग लाइक दिस, और मेरा बिहेवियर कहाँ इनकरेक्ट हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर एक तरीक़ों से समझाया जाता है, आपको डायरेक्ट बात करके नहीं बताया जाता है, आपको आपकी चीज़ों को आपके वे में डिमॉन्स्ट्रेट इस तरह से किया जाता है कि आप चीज़ों को बिल्कुल ही क्लियरली देख पा रहे होते हो, और आपको ये भी समझ में आ रहा आपको ये भी ट्रेनिंग दी जा रही होती है कि इसको करेक्ट कैसे कैसे करते जाएं, मतलब आपके साथ इन्वॉल्व होके चीज़ों को करेक्ट कराया जा रहा होता है। तो ऐसा कोई रेलेवेशन हो, उसके बाद ऐसी कोई क्लियर गाइडलाइन कि अगर किसी पेरेंट को ऐसा कुछ पता भी लगता है तो ये चीज़ तो पेरेंट्स बिल्कुल ना करें, अगर आपको करना भी है तो ये एक्शन ले, तो ऐसी कोई चीज़ आपने देखी हो कि ये बच्चे की साइकी को तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देती है, अगर आपको ऐसा कुछ पता भी लगता है तो आप ये ना करें, आप ये करें? सबसे ज़्यादा जो मुझे ख़राब लगता है इस मामले में वो ये कि बच्चा जब भी कुछ बताता है, आप अपने हिसाब से उसको तोल मोल लेकर के बच्चे को डांट देते हो। आपको उसको उसके पर्सपेक्टिव को उसके लेवल पे ही सुनना होगा, और पहले सुन लेना होगा सारा, और उसके बाद सोचना होगा अच्छे से कि मेरे बच्चे ने ये कहा है तो मुझे इस चीज़ के लिए कैसे, इस चीज़ की मैं साइंटिफिकली इंक्वायरी करूं, मैं बच्चे को सीधे डिस्कार्ड ना करूं, सीधे निगलेक्ट ना करूं, सीधे डांट ना दूं, सीधे उसका मुंह ना बंद करा दूं, है ना, सीधे ये ना कह दूं तेरी ही गलती होगी। कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ को हो सकता है बच्चे बहुत रिफाइंड है, तेरी गलती होगी, तो ये मानो चप्पल से ना पिटाओ। नहीं, गलती है तो चप्पल से पीटते थे, डायरेक्ट एकदम क्लियर कट। पुराने ज़माने में क्लियर कट माँ बाप पीट देते थे, मगर उनको क्लियर कट चीज़ें समझ में भी आ रही होती थी, है ना। लेकिन अभी क्या होता है कि पेरेंट्स इतने खुले नहीं हैं बच्चे,
तो आजकल के बच्चे एक्सपोज भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो छुप छुप के करते हैं। पहले क्या होता, जो होता था सामने होता था, कुछ भी छुप छुप के नहीं हुआ करता था, इतने मोबाइल कुछ नहीं होता था, बच्चा कुछ भी देख रहा है, कुछ भी अंदर ही अंदर छुप छुप के चीज़ें हो रही है। पहले सब कुछ सामने था, क्लियर था, बच्चे ने मार दिया, टीचर ने मार दिया, तो उनके इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाप अपने स्ट्रेस में जी रहे हैं, बच्चा अपने स्ट्रेस में जी रहा है, बच्चा कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा है जो उसे लग रहा है कि पेरेंट्स को बता नहीं सकते हम। और कई बार बच्चा जब उसको हिम्मत भी करता है बताने की, तो आप सिरे से नकार देते हो उसे, तो फिर वो बात तो वो तो सारा ख़त्म ही हो गया, वो आपका रिलेशनशिप ही नहीं रहा। वो बच्चा किस डायरेक्शन में चला जाएगा कुछ कह नहीं सकते, या तो वो एंटी सोशल हो जाएगा, या वो मेंटल इलनेस का शिकार हो जाएगा, या मेल एडजस्टेड हो जाएगा। कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी उस बच्चे को ना। अगर उसको एक छोटा सा उसको हाथ चाहिए, एक छोटा सा हेल्प चाहिए कि आपने बस ये कह दिया कि हाँ मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, आई एम लिसनिंग, यू जस्ट स्पीक, आई एम लिसनिंग। आपको इतना ही करना है और सुन लेना है, रिएक्ट नहीं करना है। उसके बाद आपको ये सोचना है कि ये क्या करें, इस समस्या को हम कैसे करें, कैसे पहले इसकी इंक्वायरी करें कि इसकी रियलिटी क्या है। उसको आपको कुछ दिनों तक चीज़ें इंक्वायर करनी होगी, फिर आपको ये सोचना होगा खुद से कि इसकी सोल्यूशन कैसे बनाएं, या किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेकर के। अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट में कन्वर्ट हो ही चुका है, हमें पता है, तो उसको हम साइकोथेरेपिस्ट तक कैसे लाएं? आई नो अ केस, मेरी किसी पेशेंट का सन है, तो वो कुछ उसके चार्ट मम्मी ने पढ़े होंगे, तो कोई लड़की को भैया मिल के पीटने का प्लान बन रहा है इंस्टाग्राम की चैट पे, और दोस्तों के साथ हो रही है, मम्मी ले जाना चाह रही है डॉक्टर के पास, जाने को तैयार नहीं है। तो इस तरह के सिनारियोज़ में क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जो 18 ईयर्स बिलो कंडक्ट डिसऑर्डर कहलाता है। अगर वो सिर्फ ओरल बिहेवियर में डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर है, और अगर वो उसके एक्ट में भी है, तो वो कंडक्ट डिसऑर्डर कहलाएगा। तो 18 ईयर से पहले कंडक्ट डिसऑर्डर है, जब तक वो एडल्ट नहीं हुआ है तो बहुत चांस है। हम लोग डिफरेंट तरह की थेरेपीज देते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर्स में। कंडक्ट डिसऑर्डर में एनवायरनमेंट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे का कोई विशियस सर्किल है। जैसे कोई दोस्त ज़रूर होगा जिसने भी ऐसी बात कही होगी, पीयर प्रेशर होता है एडोलसेंट पे, तो पीयर प्रेशर के रहते वो दोस्त की बात ज़्यादा सुन रहा है, पेरेंट्स की बात कम सुन रहा है। उसको लग रहा है कि जो दोस्त कर रहे हैं वो मेरी एज के ग्रुप के लोग कर रहे हैं, ये मुझे भी करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें विशियस सर्किल होता है पूरा, एनवायरनमेंट ही पूरा उनका ऐसा होता है बच्चों का, जहाँ वो जा रहा होता है बार बार बच्चा। तो सबसे पहले उस एनवायरनमेंट को किस तरह से ब्यूटीफुली कंट्रोल करें, ये बच्चे को ना लगे ज़बरदस्ती किया गया है, एक ऐसा नेचुरल वे में उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। उसके बाद उस बच्चे की साइकोथेरेपी भी करानी जरूरी है, प्लस जो डीलिंग है पेरेंट्स की, उसके लिए भी थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि कंडक्ट डिसऑर्डर बना कैसे, क्यों ऐसा हुआ कि घर की वैल्यूज़ कमज़ोर पड़ गई और बाहर का जो पीयर प्रेशर वो ज़्यादा हो गया। तो वो चीज़ भी करने की ज़रूरत है। वहाँ पेरेंटल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग ज़रूरत है, एनवायरनमेंट कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 18 क्रॉस करता है और एंटी सोशल बिहेवियर आ जाता है, वहाँ जुडिशरी की भी ज़रूरत होती है, वहाँ आपको लॉ एंड ऑर्डर की भी हेल्प की ज़रूरत होती है। फिर अगर आप थेरेपी देंगे तो बच्चा अगर कहीं मान लीजिए उसने चोरी की है या कुछ गलत काम किया है, तो उसको कोई उस पर कोई किसी धारा के तहत उसको कोई पनिशमेंट, या उसको जुवेनाइल कोर्ट में रखा गया है या किसी जेल में रखा गया है, तो वहाँ पे थेरेपिस्ट वहाँ कंट्रोल कंडीशन में थेरेपी देंगे। फिर वो डायरेक्ट ओपीडी में नहीं आएगा, कि उनकी रियरिंग सही नहीं हुई है, बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या तो एब्यूज़ हुआ है, या निगलेक्ट हुआ है, रिजेक्शन हुआ है, या किसी भी तरह का ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से बच्चा क्रिमिनल बन गया है, या उसकी रियरिंग इसी तरह के एनवायरनमेंट में हुई है जहाँ एंटी सोशल बिहेवियर को नॉर्मल मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, और ज़्यादातर केस में क्रिमिनल बिहेवियर होता ही इसी वजह से। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप क्रिमिनल बिहेवियर किसी बच्चा जो क्राइम करके आया है उसको डील करना चाहते हो, और वो किसी ऐसे रिफॉर्म सेंटर में है, वहाँ पे आप उसको डील करना चाहते हो, या आपके पास लाया गया है कोई ऐसा मेडिको लीगल केस बच्चे का या बड़े का, तो आप जब उनसे बात करते हो तो अगर वो गाली दे के बात करते हैं, या उनको बदतमीजी से बोलते हैं, या उनको आदत नहीं है लोगों के साथ मिलकर रहने की, तो आप उन्हें नहीं कह सकते देखो ये तुम नहीं करो, तुम्हें ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे आप डांट नहीं सकते उन्हें, क्योंकि उनके लिए वही नॉर्मल है, उन्होंने वही सीखा है। उनको लगता है कि ये धीमे बोलना क्या होता है, मुझे तो ऐसे ही बोलना आता है, मुझे तो गाली देनी आती है, मुझे तो इस तरह से ही बात करनी आती है, ये क्यों ऐसे कह रहे हैं।
वो आपको नहीं करना होता है, बल्कि आपको उनको ऐसे एनवायरनमेंट में डालना होता है दोबारा से जहाँ पे जो भी उनका ट्रॉमा है उसको इन्फॉर्म किया जा सके कि भाई इस बच्चे के साथ ये हुआ है, तो आप उसको स्ट्रेंथ की तरह मत देखिए, उसको भी अपने फैमिली का हिस्सा मानिए जहाँ भी है। आप उसे पूछिए क्यों तुमने ये किया था, तुमने बचपन में इसको मार दिया था, तुमने ये किया था, तुम्हारे साथ ये हुआ था। आपको ये सारे जहाँ जहाँ भी वो बच्चा जाता है वहाँ वहाँ आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सब लोग उससे प्यार से बात करें, प्यार से उसे डील करें। वो लोग जब वो अलग खड़ा रहेगा, नहीं आएगा ग्रुप में, 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं आएगा, लेकिन फिर वो मिक्सअप होना शुरू कर देगा। धीरे धीरे जो है उसकी अनकंडीशनिंग शुरू होगी कि वो उसको लगेगा कि इस तरह से भी जिया जा सकता है, इस तरह से भी चीज़ें की जा सकती हैं। सब लोगों ने ताली बजाया तो मैंने भी ताली बजाया तो मुझे अच्छा लगा, है ना। तो या सब लोग काम कर रहे थे, गार्डनिंग कर रहे थे, तो मैं पीछे खड़ा रहा कि मुझे नहीं करना है, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैं भी साथ करता हूँ तो मुझे अच्छा लगने लगता है। तो धीरे धीरे करके वो इन्वॉल्व होना शुरू करेगा। तो इतना आसान नहीं है कि जो शेपिंग हुई थी उसको आप डीकंडीशन करें। उसको डीकंडीशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, फॉस्टर पेरेंट्स के पास रखना पड़ता है, रिफॉर्म हाउस में रखना। लेकिन ये सबकी ड्यूटी बनती है कि सब उससे बिहेव करें एक नॉर्मल इंसान की तरह, क्योंकि आप तो नॉर्मल हो ना, आप तो नॉर्मल बिहेव करो। बच्चा अगर आपको लगता है उसका बिहेवियर क्रिमिनल है तो आप उससे एबनॉर्मल या क्रिमिनल वे में उसको डील मत करो, आप उसको नॉर्मली लोगे। बच्चा अपने आप ही स्वतः ही नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अगर उसका फिर से उसका वो एक्सपोजर नहीं है, नए एनवायरनमेंट में बच्चे को डाला गया है, धीरे धीरे चेंज आना शुरू होता है। सो मैम, व्हाट इज़ योर टेक अवे मैसेज फॉर द ऑडियंस? मेरा ऑडियंस से ये मैसेज यही रहेगा कि देखिए, बच्चे जो हैं वो स्वाभाविक रूप से पलते हैं, और वो जो एनवायरनमेंट में चल रहा होता है तो वो उसको ले लेते हैं। तो हम लोगों के लिए चाहिए कि हम खुद भी जिए और बच्चों को भी जीने दें, यानी कि एनवायरनमेंट को पीसफुल रखें, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखें, नेचुरल रखें, और वैल्यूज़ के साथ खुद भी जिएंगे। बच्चे अपने आप सीख जाएंगे, उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर जब हम मेंटल हेल्थ सुनते हैं तो हम सिर्फ कुछ दवाइयाँ, कुछ अपॉइंटमेंट्स और कुछ डरावने नाम जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या इंसोम्निया याद करते हैं। लेकिन हकीकत में मेंटल हेल्थ कोई अलग बीमारी नहीं है। ये तो वो इनविजिबल धागा है जो पूरे समाज को आपस में जोड़ता है, जो ये तय करता है कि एक बच्चा बड़ा होकर दूसरों से प्यार करेगा या डराएगा, एक इंसान मदद मांगेगा या हिंसा करेगा, और एक समाज शक्तिशाली बनेगा या बिखर जाएगा। जैसे हम अपने बच्चों को उठना, चलना और बोलना सिखाते हैं, उसी तरह हम उनको फील करना, एक्सप्रेस करना और संभलना सिखाएं, तो शायद हम एक ऐसा समाज बना पाएँ जहां बंदूक की जगह बात चले और चुप्पी की जगह समझ। इसलिए ये याद रखना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ की बात सिर्फ डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं, हर माँ बाप, हर टीचर, हर दोस्त, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक हम सिर्फ दवा को इलाज समझते रहेंगे, तब तक हम समाज को हील नहीं कर पाएंगे। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा सिंह, और ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास एक बड़े बदलाव की शुरुआत करने का। अगली बार फिर मिलेंगे जब हम दिल से दिमाग तक की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।